हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही उपयोगी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का ये टॉपिक हमारे दोनों चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। पिछला जो चैप्टर था वंशानुगुणिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन है। थोड़ा सा म्यूटेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इस चैप्टर में भी है। तो दोनों चैप्टर में ये थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया हुआ है म्यूटेशन का। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक हम म्यूटेशन की बात ज़रूर करते हैं, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं, इन्हें उत्परिवर्तन भी कहते हैं। तो ये परिवर्तन कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें दरअसल म्यूटेशन के साथ रहती हैं, ठीक है। सजीव जगत में कहा भी जाता है कि विभिन्नताओं का मुख्य स्रोत तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन माना जाता है। आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन से ही लक्षणों में बदलाव आता है, उसी से इवोल्यूशन होता है, सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हैं और ये सब म्यूटेशन है और म्यूटेशन से होता है। तो म्यूटेशन क्या है, जरा हम उसको पहले परिभाषित करते हैं। तो म्यूटेशन, जो कि शब्द ह्यूगो डी वेरीज द्वारा सर्वप्रथम दिया गया, ह्यूगो डी वेरीज ने इस म्यूटेशन टर्म को ग्रीक शब्द म्यूटोस से बनाया। म्यूटोस शब्द का अर्थ होता है टू चेंज, यानी कि परिवर्तन होना, और इसलिए इसको उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ह्यूगो डी वेरीज ने पहली बार इस शब्द का निर्माण किया। हालांकि म्यूटेशन के कुछ पुराने नाम भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स और सॉल्टेशन। ह्यूगो डी वेरीज से पहले डार्विन ने भी म्यूटेशन जैसी चीजें पहचानी, उनको उन्होंने स्पोर्ट्स कहा, कुछ लोगों ने सॉल्टेशन कहा, लेकिन डी वेरीज का म्यूटेशन शब्द ही अंततः ज्यादा प्रचलित रहा और आज तक हम इसको यूज करते हैं। डी वेरीज ने म्यूटेशन शब्द दिया। डी वेरीज ने विकास का, इवोल्यूशन का एक सिद्धांत दिया, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो लेमार्क का सिद्धांत डार्विन के सिद्धांत के बाद आया, और जिसमें उन्होंने म्यूटेशन को विभिन्नताओं का मुख्य आधार बताया और उसी आधार पर इवोल्यूशन भी समझाया। तो डार्विन अगर गलत नहीं थे तो डी वेरीज भी गलत नहीं थे। विभिन्नताओं के जो स्रोत हैं, दो ही स्रोत हम पढ़ते हैं, एक जीन विनिमय है जिस पर आधारित था डार्विन का सिद्धांत, और एक म्यूटेशन जिस पर आधारित था डी वेरीज का सिद्धांत। तो डी वेरीज ने न केवल म्यूटेशन शब्द दिया, बल्कि इन्होंने इवोल्यूशन की म्यूटेशन थ्योरी भी दी, ठीक है। हालांकि डी वेरीज से पहले भी म्यूटेशन देखा जा चुका था, जैसे मैंने कहा, कभी इसको स्पोर्ट्स कहा गया, कभी सॉल्टेशन कहा गया, और ऐसा बताया जाता है कि पहली बार इस प्रकार के म्यूटेशन या उत्परिवर्तनों की पहचान एक वैज्ञानिक सेथ राइट द्वारा की गई थी। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है और इन्होंने देखा कि जो एक भेड़ों की एक वैरायटी होती है, छोटे सामान्य जो भेड़ होती है, ब्रिटेन में ये म्यूटेशन देखा गया कि सामान्य भेड़ों से एक ही पीढ़ी के अंदर कुछ ऐसा अचानक परिवर्तन हुआ कि जो अगली संततियां आई उनमें पाँव की लंबाई पहले वाली से आधी हो गई और छोटे पाँव वाली भेड़ों की एक नई नस्ल तैयार हो गई। तो एक ही पीढ़ी के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, पाँव की लंबाई आधी और छोटे पाँव वाली ये भेड़ आज तक भी मिलती हैं। ये एक म्यूटेशन था और बड़ा स्टेबल म्यूटेशन था जो अब तक बना हुआ है। इन छोटे पाँव वाली भेड़ को एनकन शेप कहा गया, ठीक है। तो छोटे पाँव वाली भेड़ एनकन शेप, इसका निर्माण हुआ सामान्य लंबे पाँव वाली भेड़ों से एक ही पीढ़ी में। ये एक अचानक होने वाला परिवर्तन था और इस प्रकार के अचानक परिवर्तन को माना जाता है कि ये पहला उदाहरण था जो म्यूटेशन देखा गया वहाँ। हालांकि म्यूटेशन प्राकृतिक चीज है और सदियों से चला आ रहा है। जब से पृथ्वी पर इवोल्यूशन चल रहा है तो म्यूटेशन भी चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कहाँ से है, हमने पहली बार कहाँ देखा, तो वैज्ञानिक सेथ राइट ने पहली बार भेड़ों में एक नई प्रजाति को विकसित होते हुए देखा, एक ही पीढ़ी में अचानक से, और इसी को म्यूटेशन कहा गया, ठीक है। म्यूटेशन को अगर हम परिभाषित करें तो देखिए, एक इसकी विस्तृत परिभाषा बनाई जा सकती है, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए, और कई बार हम गुणसूत्र को भी ले सकते हैं। कुछ परिवर्तन गुणसूत्र स्तर पर भी होते हैं, डीएनए में तो होते ही, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा गुणसूत्र की मात्रा अथवा संरचना, ठीक है। डीएनए में देखिए, वास्तव में तो परिवर्तन डीएनए में होता है, वही म्यूटेशन है, बट ठीक है, हम गुणसूत्र स्तर के परिवर्तन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो डीएनए और गुणसूत्र की या तो मात्रा में परिवर्तन हो या फिर संरचना में परिवर्तन हो। मात्रा कम ज्यादा हो जाए, संरचना बिगड़ जाए, तो उससे जो परिवर्तन होता है। और देखिए, मात्रा और संरचना में होने वाले विरल, रेयर, रैंडम मतलब कभी भी हो जाते हैं, अचानक होते हैं, सडन, असतत, डिसकंटिन्यूअस मतलब कोई सततता नहीं है कि पहले कुछ हुआ उसी के सततता में हो रहा हो, नहीं। विरल रूप से होने वाले, रैंडमली कभी भी हो जाते हैं, अचानक होते हैं, असतत होते हैं,
और छोटे या बड़े परिवर्तन होंगे, बहुत स्पष्ट होते हैं और वंशानुगत भी होते हैं। ठीक है, स्पष्ट वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन। तो विरल रूप से होने वाले और अचानक होने वाले ये असतत परिवर्तन जो कि छोटे छोटे या बड़े बड़े हो सकते हैं, बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं और ऑफ कोर्स वंशानुगत भी होते हैं। डीएनए की मात्रा, गुणसूत्र की मात्रा, डीएनए की संरचना, गुणसूत्र की संरचना में होने वाले ये सारे परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं। तो म्यूटेशन की परिभाषा ध्यान रखना कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा गुणसूत्र की मात्रा और संरचना में होने वाले रेयर, रैंडम, सडन, डिसकंटिन्यूअस, छोटे बड़े, स्पष्ट और वंशानुगत परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कोई बहुत जल्दी नहीं होता, कोई बार बार नहीं होता। ठीक है, इतना आसान नहीं होता। म्यूटेशन यानी कि डीएनए में परिवर्तन। हमने डीएनए की संरचना देखी है, डीएनए रिप्लिकेशन की क्रियाविधि समझी है, तो हम डीएनए की संरचना और रिप्लिकेशन और डीएनए के कार्यों से स्पष्ट है कि डीएनए में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। डीएनए परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। ठीक है, उनमें पुराने सूत्र के सामने नया सूत्र बनता है, डीएनए में रिपेयर होता है, डीएनए में प्रूफ रीडिंग होती है, कुछ गलती हो जाती है तो डीएनए उसको सुधार लेता है। अर्थात डीएनए में परिवर्तन इतना आसान नहीं है और इसीलिए म्यूटेशन को भी कोई इतने जल्दी नहीं होते। ऐसे कोई चलते फिरते म्यूटेशन नहीं हो जाते। ठीक है, जितना तीव्र गति से म्यूटेशन होंगे उतने तीव्र परिवर्तन होंगे और इवोल्यूशन की दर भी बढ़ जाएगी। और प्रकृति में इवोल्यूशन अत्यंत धीमा होता है, ध्यान रखिए। ये परिवर्तन बहुत धीमी गति में और हजारों लाखों सालों में जाके आते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है अत्यंत विरल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी आवृत्ति देखी गई कि करीब करीब 1 × 10⁻⁻⁶, मतलब 1 मिलियन कोशिकाओं में उसमें से किसी एक कोशिका में म्यूटेशन होने की संभावना है। 1 मिलियन कोशिका में से एक कोशिका में म्यूटेशन की संभावना बनती है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे हर कभी और हर जगह नहीं हो पाते हैं और इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, जीवन काल की किसी भी अवस्था में हालांकि म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन के लिए कोई विशिष्ट जगह नहीं है, होने में ये कभी भी हो सकता है। हालांकि इतना आसानी से होता नहीं है, बट होने में कभी भी हो सकता है। जब उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो होता है वो कोशिका विभाजन के समय म्यूटेशन होने की संभावना बनती है। म्यूटेशन की संभावना सबसे ज्यादा सेल डिवीजन के टाइम बनी, वो भी मियोसिस के टाइम। जब युग्मक बनते हैं, मियोसिस हो रहा है, तो उस समय फिर भी, क्योंकि देखो सेल डिवीजन के टाइम डीएनए खुलता है, डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है, तो उस समय कहीं संभावना बनती है कि डीएनए में, गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन हो जाए। तो वैसे तो कोई जीवन काल की किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के दौरान हमें म्यूटेशन होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, म्यूटेशन दोनों तरह के हैं। म्यूटेशन है परिवर्तन और ये रैंडम परिवर्तन है। जब डीएनए में परिवर्तन होता है तो हमें नहीं मालूम होता है कि आगे क्या बनेगा। किसी जीन में आपने म्यूटेशन कराया तो कोई पहले से पता नहीं होता कि अच्छा ही बनेगा या खराब बनेगा। वैसे ज्यादातर जो हमारे ओरिजिनल जीन है, जिसको हम अरूपांतरित एलील कहते हैं, वो सब अच्छे ही होते हैं। और जब उनमें म्यूटेशन होता है तो हानिकारक बनने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। म्यूटेशन उपयोगी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः हानिकारक ज्यादा बनते हैं और कभी कभी तो बहुत घातक भी होते हैं, मृत्यु तक कर देते हैं। तो म्यूटेशन से बने हुए नए अलील, म्यूटेंट अलील हानिकारक ज्यादा हैं, घातक हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे और उपयोगी भी बने हैं। ठीक है, छोटे बड़े लंबे पांव वाली से छोटे पांव वाली भेड़ का बनना, ये म्यूटेशन कोई हानिकारक नहीं था, बल्कि ये छोटे पांव वाली भेड़ों की किस्में आज भी चलती है और ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये उपयोगी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से म्यूटेशन प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। म्यूटेशन से बना हुआ नया अलील, मैंने आपको प्रभावी अप्रभावी पिछले चैप्टर में भी बताया था कि हम अपने अरूपांतरित अलील को यूजुअली प्रभावी मानते हैं, वो कार्य करता है। फिर उसमें जब म्यूटेशन होता है तो नया जो अलील बनता है, उत्परिवर्तित अलील, रूपांतरित अलील, वो प्रभावी भी बन सकता है और अप्रभावी। ज्यादा संभावना उसके अप्रभावी बनने की होती है, लेकिन वो हो दोनों सकता है। वो प्रभावी अप्रभावी दोनों हो सकता है, लेकिन सामान्यतः क्या रहते हैं? अप्रभावी रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से म्यूटेशन कायिक कोशिकाओं में भी हो सकता है और जननी कोशिकाओं में भी हो सकता है। तो कायिक उत्परिवर्तन भी होता है, जननिक उत्परिवर्तन भी होता है। कायिक में अगर हुआ तो फिर ये वंशानुगत नहीं होगा, कायिक कोशिकाओं से युग्मक नहीं बनते, अगली पीढ़ियां नहीं बनती। जननिक हुआ तो ये वंशानुगत होंगे, क्योंकि इसमें गैमेट बनेंगे। ठीक है, जननिक विभिन्नताएं ही तो बेसिकली क्या है? वंशानुगत होती है। तो म्यूटेशन देखिए अत्यंत विरल होते हैं, जीवन काल की किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ये उपयोगी और हानिकारक दोनों तरह के हो सकते हैं। ये मैं म्यूटेशन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक है, हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं, बट हानिकारक ज्यादा होते हैं और कई तो घातक भी होते हैं।
म्यूटेशन प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर अप्रभावी होते हैं। म्यूटेशन कायिक भी हो सकते हैं और जननिक भी हो सकते हैं। कायिक उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं, जननिक उत्परिवर्तन वंशानुगत होते हैं। ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर देखें तो म्यूटेशन प्राकृतिक रूप से भी बनते हैं, प्राकृतिक म्यूटेशन तो होते ही हैं। और आज हम मानव द्वारा मानव निर्मित म्यूटेशन कृत्रिम रूप से भी पैदा कर सकते हैं। जब हमने म्यूटेशन को समझ लिया, उसकी क्रियाविधि समझी, परिवर्तन कैसा होता है ये समझ लिया, तो अब मानव जो है जानबूझकर स्वयं भी म्यूटेशन पैदा कर देता है। तो कई बार मानव के कार्यों की वजह से जानबूझकर उत्परिवर्तन हो जाते हैं और कई बार मानव को अज्ञानतावश भी ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से भी उत्परिवर्तन हो जाते हैं। तो म्यूटेशन प्राकृतिक अथवा कृत्रिम मानव निर्मित हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। नेचुरल जो म्यूटेशन होते हैं वो स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं, प्राकृतिक कारणों से होते हैं। उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशन को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्वतः होने वाले उत्परिवर्तन अपने आप होते हैं। ठीक है। इनको बैकग्राउंड म्यूटेशन भी कहते हैं, बहुत धीमी गति से होते हैं, बैकग्राउंड में होते रहते हैं, धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में जाके थोड़ा बहुत परिवर्तन। तो प्राकृतिक म्यूटेशन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता, उसकी गति बहुत धीमी है, बहुत विरल है। इन्हें हम स्वतः होने वाले स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या इन्हें बैकग्राउंड म्यूटेशन भी कहा जाता है। और ये सभी अत्यंत विरल है और प्राकृतिक कारणों की वजह से होते हैं, इसके कारक भी प्राकृतिक नहीं। ठीक है। फिर एक कृत्रिम मानव निर्मित। मानव निर्मित म्यूटेशन की शुरुआत मुलर नाम के वैज्ञानिक द्वारा होती है। मुलर ने पहली बार ड्रोसोफिला में एक्सरे की मदद से म्यूटेशन उत्पन्न की। उन्होंने ड्रोसोफिला को एक्सरे में रखा, उसके कुछ जीन में उत्परिवर्तन देखा गया। तो एक्सरे, यूवी रेज, इनका उपयोग करके मुलर ने पहली बार कृत्रिम प्रेरित उत्परिवर्तन किए। ठीक है। अब आजकल इनका काफी उपयोग है। ये जो मानव निर्मित होते हैं इनको प्रेरित म्यूटेशन भी कहते हैं। हम इसको प्रेरित करते हैं तो प्रेरित उत्परिवर्तन या इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी कहा जाता है, प्रेरित। ठीक है। अब मानव द्वारा, जैसे मानव द्वारा कई बार प्रदूषण फैलाया जा रहा है, अब उन प्रदूषण की वजह से म्यूटेशन हो जाए तो कुछ म्यूटेशन तो मानव की क्रियाविधि से होते हैं, लेकिन मानव भी उसमें पता नहीं होता, मानव को भी अज्ञानतावश होते हैं। लेकिन कई बार म्यूटेशन जानबूझ के किए जाते हैं, म्यूटेशन जानबूझ के प्रेरित कराए जाते हैं और ये काम होता है अध्ययनों में, रिसर्च अध्ययनों में। तो ये जो कृत्रिम म्यूटेशन है इनका उपयोग रिसर्च अध्ययनों में किया जाता है। जैसे मान लो किसी जीव के अंदर एक जीन का कार्य पता करना है, हमें नहीं मालूम चल रहा कि ये जीन इस जीव के अंदर क्या लक्षण बना रहा है, तो उसका एक बढ़िया तरीका है आप उसमें म्यूटेशन कर लो, उस जीन में म्यूटेशन करा दो। तो म्यूटेशन कराने के बाद देखो कि जीव में कौन सा लक्षण नहीं बना, तो इसका मतलब वो लक्षण इसी जीन से बन रहा था। जीन में म्यूटेशन करने पर जीन अक्रियाशील हो गया और उसकी वजह से जीव के अंदर क्या चीज नहीं हुई, क्या नहीं बना, कौन सा काम नहीं हुआ, इसका मतलब वो काम वो जीन ही कर रहा था। तो एक एक जीन के कार्य, उनके द्वारा बनाए जाने वाले लक्षणों का अध्ययन करना, जीन के प्रदर्शन का अध्ययन करना, ये सब कुछ म्यूटेशन से किया जा सकता है। तो हमने लिखा भी है जीन एक्सप्रेशन के अध्ययन में जीन क्या लक्षण बनाता है, जीन का प्रदर्शन किस तरह का है, तो ये रिसर्च अध्ययनों में इसका उपयोग किया जाता है, प्रेरित म्यूटेशन। ये तो खैर अध्ययनों में कर रहे हैं, वो तो हम जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ खोज करने के लिए कर रहे हैं। बाकी कई बार मानव जो है अपने कई रसायनों और कई विकिरणों की वजह से जीवों में म्यूटेशन उत्पन्न कर देता है, वो भी प्रेरित ही होता है और प्राकृतिक रूप से होता है। तो ये नेचुरल म्यूटेशन है, स्वतः होने वाला। तो म्यूटेशन दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है। जब अब म्यूटेशन को रिसर्च अध्ययनों में हम काम में लेते हैं तो एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी म्यूटेशन संबंधी अध्ययन किए जाते हैं तो आप देखिएगा हमेशा जो जीव लिया जाता है अध्ययन के लिए वो अगुणित हैप्लॉइड जीव लिया जाता है। और इस पर 2-3 बार आगे भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि म्यूटेशन के अध्ययन के लिए अगुणित जीवों को ही प्रेफर किया जाता है, ऐसा क्यों? हैप्लॉइड जीवों का उपयोग किया जाता है म्यूटेशन के अध्ययन में, तो ऐसा क्यों है? तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हम हैप्लॉइड जीवों का उपयोग क्यों करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हैप्लॉइड जीव गुणसूत्र का एक सेट होता है और उसमें प्रत्येक जीन का एक अलील, हैप्लॉइड में एक अलील और डिप्लॉइड में 2 अलील होते हैं। जब आप म्यूटेशन का अध्ययन कर रहे हैं और जब आप किसी जीन में म्यूटेशन करवा के ये देखना चाह रहे हैं कि जीव में कौन सा काम नहीं हुआ, ठीक है, और अगर जीव के अंदर मान लो वो डिप्लॉइड है तो उसमें 2 अलील होंगे। आपने म्यूटेशन कराया मान लो और म्यूटेशन उसके एक ही अलील में हुआ, दूसरे में हुआ ही नहीं, ठीक है, एक में म्यूटेशन हुआ, एक में हुआ ही नहीं, तो आपको म्यूटेशन का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि दूसरा अलील तो अभी भी अच्छा है ना। इसीलिए डिप्लॉइड जीवों में जब म्यूटेशन कराते हैं तो तुरंत पता नहीं चलता क्योंकि उसमें 2 अलील होता है और एक अलील म्यूटेट भी हो जाए तो दूसरे अलील की वजह से लक्षण खराब नहीं होता। लेकिन अगर जीव हैप्लॉइड लिया जाए, हैप्लॉइड में लक्षण का एक ही अलील और उसी में आपने म्यूटेशन करा दिया
तो लक्षण में जो भी परिवर्तन आए तुरंत दिख जाएगा। और क्योंकि हमें तो परिवर्तन देखने, हम अध्ययन करना चाह रहे हैं कि म्यूटेशन से क्या फर्क पड़ा, तो अध्ययन ज्यादा अच्छे से किस में हो पाएगा, डिप्लॉइड में नहीं, हैप्लॉइड में। उसमें एक ही एलील होता है, तो जो भी म्यूटेशन होगा तुरंत दिख जाएगा। डिप्लॉइड में होने वाले म्यूटेशन तुरंत नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां 2 एलील होते हैं, तो दूसरे एलील की वजह से सामान्य स्थिति फिर भी दिखेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि म्यूटेशन के अध्ययन के लिए हैप्लॉइड जीवों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगुणित जीवों में किसी लक्षण का केवल एक ही एलील होता है। अतः म्यूटेशन प्रेरित करने पर म्यूटेशन का प्रभाव तुरंत दिख जाए। और इस पर बार बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखें म्यूटेशन के अध्ययन हेतु हैप्लॉइड जीव को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि उनमें एक ही एलील होता है, तो आसानी से म्यूटेशन करा तुरंत दिख जाएगा, डिप्लॉइड में तुरंत नहीं दिखता। ठीक है, प्रेरित म्यूटेशन का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारे पास बीडल टेटम का कार्य। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान रख रहे हैं जब म्यूटेशन की बात चली रही है। 2 वैज्ञानिक बीडल और टेटम ने, मोलर ने पहली बार जरूर म्यूटेशन प्रेरित किए, फिर बीडल और टेटम ने न्यूरोस्पोरा कवक को लेकर के म्यूटेशन संबंधी कुछ बड़े अच्छे प्रयोग किए। इन्होंने एक्सरे की मदद से न्यूरोस्पोरा फंगस में म्यूटेशन प्रेरित किया। न्यूरोस्पोरा एक कवक है और एक हैप्लॉइड कवक है, तो हैप्लॉइड जीव को लेते हैं अध्ययन में, तो इन्होंने न्यूरोस्पोरा लिया, उसको एक्सरे में रखा, यूवी रेज में रखा, तो उन्होंने देखा कि न्यूरोस्पोरा में जीन में म्यूटेशन हुआ। और उन्होंने जब अध्ययन किया तो उनको पता चला कि जब भी एक जीन में म्यूटेशन होता है तो न्यूरोस्पोरा के अंदर एक एंजाइम बनना बंद हो जाता है। और इसी से उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अवधारणा दी थी। इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर 1 जीन 1 एंजाइम की अवधारणा दी। 1 जीन 1 एंजाइम, कि एक जीन एक एंजाइम बनाते। ये बात तब की है जब हम जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म नहीं जानते थे, जब हम सेंट्रल डोग्मा नहीं जानते थे। आज तो हमें पता है कि जीन जो कि डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाता है, तो जीन से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से लक्षण, ये पूरी जीन एक्सप्रेशन की सेंट्रल डोग्मा की क्रियाविधि आज तो हमें पता है। लेकिन ये कैसे पता चली? तो 1940 के आसपास बीडल और टेटम ने पहली बार एक अवधारणा दी थी 1 जीन 1 एंजाइम। इन्होंने पहली बार ये कहा कि मेंडल जो बार बार कहते हैं कि एक जीन से एक लक्षण बनता है, तो लक्षण कैसे बनता है? तो इनका कहना था कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है और ये एंजाइम कार्य करके लक्षण बनाता है। ठीक है, तो 1 जीन 1 एंजाइम पर तो क्वेश्चन भी आता रहता है कि ये किसने दिया था? बीडल और टेटम ने। किस पर कार्य किया था? न्यूरोस्पोरा पर। तो न्यूरोस्पोरा पर एक्सरे की मदद से म्यूटेशन करवाकर उन्होंने जीन एक्सप्रेशन की क्रियाविधि खोजी और इन्होंने पहली बार बताया कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जब भी हम एक पुराने या यूं कहें जो ओरिजिनल न्यूरोस्पोरा है, वाइल्ड न्यूरोस्पोरा, जंगली न्यूरोस्पोरा जो अरूपांतरित है, उसमें जब एक्सरे देते हैं तो वो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा में बदलता है। और इन्होंने 2 शब्द दिए, एक प्रोटोट्रोप और एक ऑक्सोट्रोप। इनका कहना था कि जो ओरिजिनल जीव है, अरूपांतरित शुरू से जो चला रहा है, वो प्रोटोट्रोप होता है। उसको वाइल्ड भी कहते हैं, हिंदी में जंगली भी कहते हैं, मतलब ये ओरिजिनल है। अब इनमें जब आप म्यूटेशन करोगे तो उत्परिवर्तित बनेगा। अब उत्परिवर्तित जीव जो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा है, इसके लिए उसको ऑक्सोट्रोप कहते हैं। ये टर्म कभी कभी आ जाती। प्रोटो का मतलब पुराना यानी ओरिजिनल, और ऑक्सोट्रोप उत्परिवर्तन से बना हुआ म्यूटेंट है। समझ में आ गई बात? तो ये बीडल और टेटम का एक्चुअली क्या है, म्यूटेशन में प्रेरित म्यूटेशन के ही चीजें हैं, कि ऐसा नहीं है। म्यूटेशन को आजकल हम प्रेरित करके कई उपयोगी कार्य कर रहे हैं रिसर्च अध्ययनों में। जीन एक्सप्रेशन का अध्ययन, एक एक जीन से कौन सा लक्षण बनता है ये पता लगाना, ये सब म्यूटेशन से संभव है। तो ये तो म्यूटेशन के उपयोग क्या क्या है, हम अध्ययनों में क्या उपयोग कर रहे हैं वो बता रहे हैं। बीडल और टेटम ने क्या किया, हैप्लॉइड जीव लिए गए और हैप्लॉइड जीव ही क्यों लिए जाते हैं। म्यूटेशन का एक और बड़ा अच्छा उपयोग लगे तो वो भी समझ लें, पादप प्रजनन, एग्रीकल्चर कृषि कार्यों में, फसलों की नई नई किस्में बनाने में जो पादप प्रजनन विधियां हैं, उनमें आजकल म्यूटेशन का उपयोग होता है। म्यूटेशन का वैसे तो हम संकरण से नई चीज किस्म बनाते हैं, 2 अलग अलग पौधों का क्रॉस कराकर संकरण से संकर जाति बनती है, ये तो होता है। लेकिन आजकल म्यूटेशन से भी करते हैं। हमने पौधे को जो है थोड़ी देर के लिए गामा रेज में रख दिया, इसमें गामा किरणें काम आती हैं। ठीक है, पौधे के बीज को या पौधे को हमने गामा किरणों में रखा, फिर उन बीज को दोबारा उगाया, तो म्यूटेशन तो हुई। अब म्यूटेशन हम पहले से तय नहीं कर सकते कि कौन से जीन में और कौन सा म्यूटेशन करना है, ये कभी तय नहीं होता। म्यूटेशन रैंडम है। तो आपने मान लीजिए सैकड़ों बीज रखे और उसमें गामा किरणें गिराई और उनको उगाया, आप देखेंगे बहुत सारों में तो लक्षण पहले से भी खराब हो गए। म्यूटेशन में ज्यादातर हानिकारक लक्षण बनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे भी बन जाते हैं। तो अगर इनमें किसी पौधे में कुछ अच्छा लक्षण आ गया तो वो एक नई किस्म के रूप में काम आ जाता है।
तो संकरण विधि से तो नई किस्में बनती हैं पादप प्रजनन में, एग्रीकल्चर में, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। संकरण विधि से काम करने में 10-15 साल लगते हैं एक किस्म को बनाने में। वहीं म्यूटेशन से अगर बनाते हैं, म्यूटेशन से नई किस्म बनी जाएगी, कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर बनेगी तो एक ही पीढ़ी में बन जाएगी। तो एक शॉर्टकट तरीका है, और आजकल इनसे भी फसलों की नई नई किस्म बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम और प्रेरित म्यूटेशन का आजकल कृषि में, पादप प्रजनन में, फसलों की नई नई किस्में बनाने में उपयोग किया जाता है। इसे म्यूटेशन ब्रीडिंग भी कहते हैं, इसे म्यूटेशन ब्रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में हरित क्रांति के समय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने यह कार्य गेहूं में पहली बार किया। एम एस स्वामीनाथन ने भारत का पहला गामा गार्डन बनाया था। दिल्ली में IARI जो है, ICAR जहां है, वहां पर गामा किरणों से म्यूटेशन करवाने की व्यवस्था है, जिसे गामा गार्डन कहते हैं। और गेहूं के बीजों में पहली बार ये काम किया था 1960 के दशक में एम एस स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। और उन्होंने म्यूटेशन द्वारा गेहूं की और चावल की कुछ अच्छी किस्में बनाई, जो उस समय हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो म्यूटेशन का इतना अच्छा उपयोग भी हो सकता है। और एक नया शब्द आया, म्यूटेशन ब्रीडिंग, कि म्यूटेशन द्वारा फसलों की नई नई किस्में बनाना, कम समय में तैयार हो जाना। संकरण द्वारा तो बहुत लंबा समय लगता है। हालांकि म्यूटेशन से नई किस्म बन ही जाएगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाता है और कभी कभी बन भी जाती है। वो काम इन्होंने किया भी है, हरित क्रांति के समय ये हुआ भी सही। ठीक है, तो ये तो मैंने म्यूटेशन की जनरल प्रॉपर्टीज बताई हैं, म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेशन के विभिन्न गुणधर्म, और प्राकृतिक म्यूटेशन अपनी जगह और कृत्रिम म्यूटेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कृत्रिम म्यूटेशन के बारे में भी बात करी। लगे आता हूं एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं कि जिन कारकों से म्यूटेशन होता है, देखिए म्यूटेशन प्रेरित करने का कोई ना कोई कारक होगा, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो रहा हो, चाहे हम कृत्रिम रूप से प्रेरित कर रहे हों। जिनसे भी म्यूटेशन होता है उनको म्यूटाजन कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक परिभाषा इसकी भी ध्यान रखिएगा। म्यूटाजन, म्यूटाजन क्या है? वे कारक या वे पदार्थ जो जीवों में म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं उन्हें म्यूटाजन कहते हैं। जिससे भी म्यूटेशन हो वो म्यूटाजन है। अब ये म्यूटाजन प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक में मुख्य रूप से विकिरणें होती हैं, जैसे कि एक्सरेज, यूवी रेज, जो प्राकृतिक विकिरणें हैं। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें गामा रेज। ये सभी जो हैं विकिरणें हैं और ये म्यूटेशन उत्पन्न करती हैं। कृत्रिम भी कई सारे कारक हैं जिनमें मुख्य रूप से रसायन है। कृत्रिम में मुख्य रूप से रसायन है, जैसे मस्टर्ड गैस से गुणसूत्रों में परिवर्तन आ जाता है, HNO2 नाइट्रस एसिड, एल्काइलेटिंग एजेंट जिससे एल्काइलेशन रिएक्शन, प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन, ये सब के सब केमिकल हैं जिनसे म्यूटेशन होता है। रसायन में एक नाम आप और रख सकते हो, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन, ये कोल्चिसिन बहुगुणिता उत्पन्न करता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। ये सब केमिकल्स है, मतलब जिससे भी म्यूटेशन हो वो कारक, वो पदार्थ म्यूटाजन कहलाता है। ठीक है, ये विकिरणें हो सकती हैं, रसायन हो सकता है। विकिरणें ज्यादातर प्राकृतिक हैं, एक्सरेज, यूवी रेज, गामा रेज। रसायन ज्यादातर कृत्रिम, मानव निर्मित हैं, चाहे वो कोल्चिसिन, कोल्चिसिन तो प्राकृतिक है, ध्यान रखना। बाकी मस्टर्ड गैस, नाइट्रस एसिड, एल्काइलेटिंग एजेंट, प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन, इस तरह के कई केमिकल हैं जो डीएनए में परिवर्तन कर देते हैं, गुणसूत्रों में परिवर्तन कर देते हैं और म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। और कोल्चिसिन पौधों से मिलने वाला एक प्राकृतिक रसायन है जो म्यूटेशन उत्पन्न करता है और ये पौधे में कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनने देता, जिससे कि कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल नहीं बनते। ये भी आगे बात करेंगे इस पर भी। तो ये तो म्यूटेशन के बारे में जनरल चीजें हमने बताई कि म्यूटेशन क्या है। अब हम आते हैं म्यूटेशन के प्रकार पर। म्यूटेशन कितने कितने तरह के हो सकते हैं और उनमें भी आगे क्या क्या टाइप है, हम म्यूटेशन के टाइप मेनली पढ़ेंगे। तो देखिए, डीएनए में परिवर्तन भी म्यूटेशन कहे जाते हैं, और जैसा मैंने कहा कि गुणसूत्र के स्तर पे परिवर्तन जो हो रहा है उसको भी म्यूटेशन माना जा सकता है। इस वजह से हम गुणसूत्र सारे म्यूटेशन को दो भागों में बांटते हैं। दो बड़े भाग बनाए जा सकते हैं म्यूटेशन के, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की क्रोमोसोम में होने वाले म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वास्तव में तो डीएनए में जो परिवर्तन होता है वही म्यूटेशन है, यानी कि जीन म्यूटेशन। डीएनए यानी कि जीन में होने वाला परिवर्तन ही म्यूटेशन है, तो ये है ओरिजिनल जीन उत्परिवर्तन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गुणसूत्र स्तर पर भी जो परिवर्तन हो रहा है वो भी म्यूटेशन में ले सकते हैं। तो हम पूरे म्यूटेशन के दो भाग कर लेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। पहले गुणसूत्रों की बात करेंगे, उसके बाद जीन की बात करेंगे। ठीक है,
गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में बहुत विविधता है। गुणसूत्रों की संख्या अथवा संरचना में होने वाले परिवर्तन। अब गुणसूत्र में परिवर्तन दो तरह के, देखिए म्यूटेशन में जो टाइप हैं और उनके विभिन्न प्रकार आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहले हमने बांट लिए दो भाग, गुणसूत्रीय म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। अब जीन पर बाद में बात करें। गुणसूत्रीय म्यूटेशन, अब गुणसूत्रों में परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं? तो गुणसूत्र में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, या तो उनकी संख्या में परिवर्तन या उनकी संरचना में। संख्या का मतलब संख्या बढ़ जाए घट जाए, संरचना में गुणसूत्र टूट जाए जुड़ जाए। तो संख्या के परिवर्तन, संरचना के परिवर्तन, दोनों ही म्यूटेशन है। तो इसलिए गुणसूत्रीय म्यूटेशन को भी हम दो भागों में बांट देंगे, ठीक है। पहला हेटेरोप्लॉइडी यानी कि संख्यात्मक परिवर्तन, और दूसरा क्रोमोसोमल एब्यूरेशन यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का हो गया, हेटेरोप्लॉइडी एंड क्रोमोसोमल एब्यूरेशन यानी कि संख्यात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। अब हम पहले बात करेंगे गुणसूत्रों में भी संख्या के परिवर्तन, संरचना पे भी बाद में बात करेंगे, एक एक करके लेंगे इनको। अब लेते हैं सबसे पहले हेटेरोप्लॉइडी। हेटेरोप्लॉइडी जिसे हम जीनोमेटिक म्यूटेशन भी कहते हैं, एक और नाम है इसका। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। अब और देखिए, जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है तो हमने देखा कि संख्या के परिवर्तन भी दो तरह के। एक तो ये कि पूरा का पूरा गुणसूत्र का सेट की संख्या बढ़ जाए, पूरा सेट एक्स्ट्रा आ जाए, और एक ये कि एक दो गुणसूत्र की संख्या बढ़े। दो अलग अलग प्रकार के संख्यात्मक परिवर्तन। इससे पहले आप एक चीज समझ लें, सेट क्या होता है। देखिए ये तो आप जानते हैं ना कि अलग अलग गुण, अलग अलग जीव जातियां हैं, हर जाति का अपना गुणसूत्र सेट होता है। मतलब हर स्पीशीज में कुछ फिक्स संख्या में गुणसूत्र होते हैं और उस पर उसके सारे जीन होते हैं। जैसे मानव है तो मानव का फिक्स संख्या है 23 गुणसूत्र, 46 तो डबल है, ठीक है। हमारे में 23 प्रकार के गुणसूत्र हैं जिस पर हमारे करीब 40,000 जीन जमे हुए हैं। मक्का में 10 प्रकार के हैं, ड्रोसोफिला में 4 ही प्रकार के हैं। अलग अलग जीवों में, अलग अलग जातियों में गुणसूत्र की एक निर्धारित न्यूनतम संख्या होती है जिस पर उसके सारे जीन होते हैं और उसे उस जाति का एक सेट कहते हैं। मानव के गुणसूत्रों के एक सेट में 23 गुणसूत्र हैं, तो ड्रोसोफिला के गुणसूत्र के एक सेट में 4 गुणसूत्र हैं। ऐसे हर एक का है। तो एक तो सेट होता है। अब क्या होता है, या तो आप पूरा का पूरा सेट बढ़ा दें, एक सेट है था अब 2 हो गए, 3 सेट हो गए, 4 सेट हो गए, पूरा पूरा सेट बढ़ाना, और या फिर सेट न बढ़ाकर एक दो गुणसूत्र बढ़ा देना, कम होना। दोनों में संख्या का परिवर्तन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप सेट बढ़ाते हो तो उसमें जीवों में असंतुलन नहीं आता। 23 गुणसूत्र है मान लो हमारे, 23 के 23 और ले आए, फिर 23 के 23 ले आए, तो पूरा का पूरा जब सेट बढ़ाते हैं तो गुणसूत्रों और जीन के मध्य संतुलन बना रहता है। इसलिए सेट बढ़ाने में भी कभी भी हानिकारक चीज नहीं आती, ये म्यूटेशन हानिकारक नहीं होते। लेकिन अगर पूरा सेट है और उसमें एक गुणसूत्र बढ़ा दिया, अगर एक या कुछ गुणसूत्र की संख्या कम ज्यादा करेंगे तो असंतुलन आएगा और असंतुलन से रोग पैदा होते हैं, ठीक है। तो देखिए संरचनात्मक परिवर्तन, जीवों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना हेटेरोप्लॉइडी कहलाएगा, ठीक बात। इसमें भी या तो गुणसूत्रों के पूरे सेट की संख्या या फिर केवल एक या कुछ गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। या तो पूरे सेट की संख्या बढ़ेगी घटेगी, और या फिर एक दो कुछ गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब सेट की संख्या में परिवर्तन है या एक दो गुणसूत्रों का परिवर्तन है, संख्यात्मक परिवर्तन भी दो प्रकार के हो गए, ठीक है। अतः इन्हें पुनः हम दो भागों में बांटेंगे, एक यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी जिसमें पूरे सेट की संख्या बढ़ेगी, और एन्यूप्लॉइडी में एक या दो गुणसूत्र कम ज्यादा होंगे। है तो दोनों संख्यात्मक परिवर्तन। तो अभी देखिए, अभी तक हमने क्या करा, म्यूटेशन के दो भाग किए, गुणसूत्रीय म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। गुणसूत्र म्यूटेशन के दो भाग किए, संरचना में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन हेटेरोप्लॉइडी, संरचना में परिवर्तन एब्यूरेशन। फिर संख्या में परिवर्तन लिया तो उसमें दो भाग हो गए, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। मतलब पूरे सेट की संख्या में परिवर्तन या एक दो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ये दोनों ही संख्यात्मक परिवर्तन है। आप बस ये ध्यान दीजिएगा कैसे, पूरा बाद में एक चार्ट बना सकते हो कि किस में कौन कौन से प्रकार हैं, किस में क्या क्या। अभी तक तो दो प्रकार चल रहे हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले यूप्लॉइडी, जिसमें कि पूरा सेट की संख्या बढ़ती है घटती है, ठीक है। फिर उसके बाद एन्यूप्लॉइडी की बात करेंगे। तो पहले हम यूप्लॉइडी लेते हैं। यूप्लॉइडी क्या हुआ, जीवों में गुणसूत्र के पूरे सेट की संख्या में परिवर्तन होना। पूरे सेट की संख्या, सेट याद रखना,
प्रत्येक जाति का गुणसूत्रों का एक न्यूनतम सेट होता है जिसमें उसके सारे जीन होते हैं और वो फिक्स है। उससे कम गुणसूत्र में वो जीव जाति जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, तो सेट की संख्या में परिवर्तन होना यूप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है, और ये सामान्यतः जीवों के लिए हानिकारक नहीं होता। मैंने जैसा बताया कि जब पूरा सेट बढ़ता है तो गुणसूत्र में और जीन में संतुलन बना रहता है। संतुलन का मतलब क्या है? देखिए, एक गुणसूत्रीय संतुलन, जीन संतुलन। संतुलन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास गुणसूत्र है तो अगर सभी प्रकार का एक एक है तो सारे एक एक ही होने चाहिए, जिसको हम कई बार हैप्लॉइड भी कह देते हैं। अगर हमारे पास हर प्रकार के दो दो गुणसूत्र हैं तो सारे दो दो होने चाहिए। हर प्रकार का एक एक गुणसूत्र है तो सारे एक एक, हर प्रकार के दो दो गुणसूत्र सभी दो दो होने चाहिए, तो ये संतुलन रहता है। और जब आप सेट बढ़ाओगे तो संतुलन ही रहेगा। संतुलन में क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन डिस्टर्ब नहीं होता और इसीलिए यह हानिकारक नहीं होता। लेकिन मान लो पूरे सेट में कोई एक प्रकार का गुणसूत्र बढ़ा दिया या एक कम कर दिया तो यह असंतुलन है। बाकी सब तो दो दो हैं और कोई एक गुणसूत्र तीन हो जाए तो एक बढ़ गया ना, एक ही प्रकार का बढ़ा। तो अब ये एक गुणसूत्र बढ़ा, ये असंतुलन है और ये असंतुलन की वजह से जीन एक्सप्रेशन गड़बड़ होगी और इससे रोग होंगे, ये हानिकारक होगा। तो जब सेट की संख्या बढ़ती है तो इससे नुकसान ज्यादा नहीं होता। तो ये म्यूटेशन में हानिकारक चीजें नहीं है। ठीक है, अब जब सेट की बात कर रहे हैं तो हम न्यूनतम से चलें तो एक जीव, एक जाति में न्यूनतम से न्यूनतम एक सेट होगा। एक से कम तो वैसे भी जीव सर्वाइव नहीं करेगा। मिनिमम से शुरू करें तो एक सेट होना सबसे मिनिमम, फिर दो सेट होना और फिर दो से भी ज्यादा सेट होना। इस तरह से हम इसके तीन कैटेगरी बना सकते हैं। तो यूप्लॉइडी में तीन प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, सेट की संख्या के आधार पर। पहला है मोनोप्लॉइडी, इसको एक्स से दर्शाते हैं। अच्छा, हम लोगों की आदत अभी N2N लिखने की, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, लेकिन अब इसको थोड़ा सुधार लें। टेक्निकली चीजें क्या से, या कई लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए सही ढंग से सुन लें। ठीक है, किसी भी जीव में गुणसूत्र का एक आधारभूत सेट होना मोनोप्लॉइडी कहलाता है। गुणसूत्रों का एक आधारभूत सेट। मैंने वैसे भी कहा है कि हर जीव का, हर जाति का एक सेट होता है जिसमें कुछ न्यूनतम संख्या में गुणसूत्र है। एक सेट होना मोनोप्लॉइडी। कुछ लोग इसको हैप्लॉइड बोलते हैं लेकिन वास्तव में मोनोप्लॉइडी, और उसको एन की बजाय एक्स से लिखा जाए। जीवों में गुणिता का स्तर एक्स दर्शाता है, एन नहीं दर्शाता। हम लोगों की आदत एन की पड़ी होती है, N2N। वास्तव में गुणिता एक्स से आती। ठीक है, अभी और समझाएंगे। एक्स एक सेट होना, एक्स एक सेट। ठीक है, यह ज्यादातर जीवों में अगुणित संख्या के बराबर होता है। अब और देखिए, मोनोप्लॉइड संख्या यानी कि एक्स ज्यादातर जीवों में अगुणित संख्या n के बराबर होता है। ज्यादातर कह रहे हैं, सभी नहीं बोला है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगुणित संख्या कुछ और है और मोनोप्लॉइड यानी कि मोनोप्लॉइड संख्या x कुछ और है। जी हाँ, एक न्यूनतम सेट होना, वो तो एक सेट होना x है, मोनोप्लॉइड है। हैप्लॉइड किसे कहते हैं? हैप का मतलब होता है हाफ। हैप्लॉइड में अगुणित का मतलब है आधा। तो यानी कि मियोसिस के पश्चात पुत्री कोशिकाओं में प्राप्त गुणसूत्रों की आधी संख्या कहलाती है हैप्लॉइड संख्या। ठीक है, तो अगुणित संख्या, ये हैप्लॉइड नंबर किसे कहते हैं? हैप्लॉइड नंबर क्या है? मियोसिस के पश्चात कोशिकाओं में मियोसिस के पश्चात कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की आधी संख्या। गुणसूत्रों की आधी संख्या, इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। जो उपलब्ध गुणसूत्र हैं उसके आधे। मियोसिस का मतलब यही, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो जितने गुणसूत्र हैं उसके ठीक आधे हो जाना हैप्लॉइड। अब हम कह रहे हैं कि हैप्लॉइड संख्या ज्यादातर केस में मोनोप्लॉइड के बराबर है, लेकिन ज्यादातर हमेशा नहीं। ये थोड़ा सा भी रुकिए, अभी समझाते हैं और जब तीनों चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखना, एक सेट होना, एक आधारभूत सेट होना मोनोप्लॉइड है और ये ज्यादातर जीवों में हैप्लॉइड के बराबर है। मोनोप्लॉइड का मतलब तो एक आधारभूत सेट है, और हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि मियोसिस के पश्चात प्राप्त गुणसूत्रों की आधी संख्या, पहले से आधी संख्या हैप्लॉइड है, जो ज्यादातर जीवों में मोनोप्लॉइड के बराबर ही होती है, लेकिन सब में नहीं। मोनोप्लॉइड के बाद दूसरी कंडीशन आती है डिप्लॉइड, जिसको हम 2x कहते हैं। ठीक है, 2x कहते हैं, दो सेट। सबसे सामान्य अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के दो सेट की उपस्थिति होती है। ज्यादातर जीव पृथ्वी पर इस समय डिप्लॉइड हैं
उनमें 2 सेट होते हैं। तो एक मतलब अच्छा रहता है, एक ही सेट है तो उसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, 2 सेट है मतलब एक रिजर्व में अपने पास एक्स्ट्रा सेट है। और इसलिए आप देखो पृथ्वी पर ज़्यादातर जीव आज की तारीख में डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड को हम तो 2n लिखते हैं, बट वास्तव में वो 2x है। जीवों की गुणिता का स्तर x से दर्शाते हैं। 1x होना मोनोप्लॉइड, 2x होना डिप्लॉयड। लेकिन डिप्लॉयड के केस में मोनोप्लॉइड संख्या और हैप्लॉइड संख्या बराबर होती है, इसलिए हम कई बार 2x की जगह 2n कर देते हैं। यहाँ पर x और n बराबर है। जैसे मान लीजिए किसी जीव के अंदर एक सेट में 10 गुणसूत्र हैं, तो जब वो मोनोप्लॉइड है तो उसमें 10 गुणसूत्र हैं एक सेट। जब वो डिप्लॉइड है तो वो 2x हो गया। 2x कितना हो गया? 20। मान लो अगर किसी में x बराबर 10 है तो उसके डबल सेट कितने हो जाएंगे? 2x बराबर 20। ठीक है, 20 हो गए। तो ये 2x इसका डिप्लॉइड संख्या हो गई। अब इसमें अपन मियोसिस कर रहे हैं, इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कर रहे हैं, तो मियोसिस के बाद इसमें कितने आ जाएंगे? 10। और ये 10 क्या हो गया? n का मान। यही तो हुआ ना। इसमें मियोसिस करेंगे तो इसके आधे। और ध्यान रखना जो ये मोनोप्लॉइड संख्या, इसमें मियोसिस नहीं होता, ये तो न्यूनतम संख्या है। जिसमें 2 सेट हैं इसमें मियोसिस किया तो युग्मक में कितना गया? आधा। 20 का आधा कितना हो गया? 10। और 10 ही तो हो गया हैप्लॉइड। मियोसिस में प्राप्त आधी संख्या हैप्लॉइड। तो इसका जो है n का मान कितना हुआ? 10। और इसका x का मान भी कितना है? 10। जब आपके पास 2 सेट हैं, मियोसिस करोगे तो आधे जाएंगे। आधे का मतलब 2 का आधा कितना हो गया? 1 सेट जाएगा। तो 2 सेट की जगह 1 सेट गया, तो वहां पर n का मान भी 10 है और x का मान भी 10 है। इसीलिए डिप्लॉइड जीवों में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड बराबर चलते हैं। इसीलिए हम कई बार x की जगह n लिख देते हैं और मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड भी एक मान लेते हैं, और ये 2x को ही क्या लिख देते हैं? 2n। बट वास्तव में प्लॉइडी तो x और 2x है। ठीक है, 2n क्या है? n का डबल। तो यहाँ n का मान भी 10 है उदाहरण के तौर पर। तो n का मान और x का मान चूंकि बराबर है, तो चाहे आप 2x लिखो या 2n लिखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादातर जीव डिप्लॉइड हैं, ठीक है, और इसीलिए डिप्लॉइड में कहीं n और x का अंतर ज्यादा दिखता नहीं है। तो यहाँ पर कई बार हम n और 2n कर देते हैं, जबकि कायदे से वो x और 2x होना चाहिए। ये n और x का अंतर आपको 2 से ज्यादा सेट होने पर दिखेगा। मोनोप्लॉइड और डिप्लॉइड कोई म्यूटेशन नहीं है। हालांकि यूप्लॉइडी के प्रकार में पहले 2 प्रकार आ रहे हैं, ये मोनोप्लॉइड डिप्लॉइडी, लेकिन ये म्यूटेशन नहीं है, ये प्राकृतिक नेचुरल अवस्था है। ठीक है, मोनोप्लॉइड होना, डिप्लॉइड होना नेचुरल कंडीशन है, ये म्यूटेशन नहीं है। हाँ, 2 से ज्यादा सेट है, इसको म्यूटेशन माना जाता है। तो प्रकार यूप्लॉइडी के 3 हो गए। मोनोप्लॉइडी 1 सेट, डिप्लॉइडी 2 सेट, और 2 से भी ज्यादा सेट है तो पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता, 2 से मोर देन 2x, और ये होता है म्यूटेशन। तो यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी डिप्लॉइडी म्यूटेशन में नहीं माने जाते, पॉलीप्लॉइडी 2 से ज्यादा सेट होना म्यूटेशन है। ठीक है, अब हमें मेनली यूप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी पढ़नी है। मोनोप्लॉइडी डिप्लॉइडी तो नेचुरल कंडीशन है, हर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, हर कोई जीव, तो उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है वो। ठीक है, बहुगुणिता क्या? जीवों में गुणसूत्र के 2 से अधिक सेट की उपस्थिति होना, 2 से ज्यादा सेट होना, मोनोप्लॉइडी। ठीक है, 2 से ज्यादा सेट। और ये जो अवस्था है ये जंतुओं की तुलना में पौधों में अधिक सामान्य है। एक्चुअली क्या देखिए, जंतुओं में गुणसूत्र भी ज्यादा होते हैं, जीन भी ज्यादा है, तो वहां 2 के बाद तीसरा चौथा सेट रख पाना बड़ा मुश्किल है। एक गुणसूत्र में बहुत ज्यादा जीन हो जाते हैं, केंद्रक के अंदर, और उनको संभाल पाना मुश्किल होता है। इसलिए जंतु कोशिकाएं आपको ज्यादा पॉलीप्लॉइड नहीं मिलेगी। पौधों में गुणसूत्र भी कम है, जीन भी कम है, और वो सरल जीव होते हैं, तो पौधे फिर भी जो है 2 से ज्यादा सेट को भी झेल लेते हैं। जंतुओं में ये कर पाना मुश्किल है। आपको पॉलीप्लॉइडी ज्यादातर कहाँ मिलेगी? पौधों में। जंतु में नगण्य है। डिप्लॉइड के बाद ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड बनाना, 3 सेट 4 सेट रखना जंतुओं में संभव नहीं है। जंतुओं में जटिलता बहुत ज्यादा है, तो इतने सारे सेट नहीं संभाले जा पाते। तो हमें प्रकृति में पौधों में ही ये पॉलीप्लॉइडी ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब देखो पॉलीप्लॉइडी 2 से ज्यादा में कितना, तो देखो हमें 3x भी मिला है, 4x मिला है, 5x, 6x, 7x, 8x, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 से ज्यादा में 8 तक की प्लॉइडी मिली है। 3x वाले को ट्रिप्लॉइडी कहेंगे, त्रिगुणित। 4x वाले
चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइडी, 5x होना पेंटाप्लॉइडी, 6x होना हेक्साप्लॉइडी, 7x हेप्टाप्लॉइडी, 8x ऑक्टाप्लॉइडी। ठीक है, अष्टगुणिता 8 तक की तो मिली है हमें, पौधों में मिली, जंतुओं में तो खैर ये संभव ही नहीं इतनी। ठीक है, अब हमारी आदत क्या पड़ी हुई है 3n, 4n, 5n, 6n लिखने की, तो ये गलत है। n और 2n तक तो फिर भी हम सही मान सकते हैं क्योंकि वहां x और n बराबर है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी में गुणिता का स्तर दिखाने के लिए n का इस्तेमाल न करें। ठीक है, ट्रिप्लॉइड को 3n नहीं 3x लिखें, टेट्राप्लॉइड 4n नहीं 4x है। किताबों में भी कई जगह 3n, 4n, 5n लिखा है जो तकनीकी रूप से गलत है, मेरी बात सुन लेना। ठीक है, हमें x के रूप में गुणिता का स्तर x से आएगा। कितने सेट है, x बराबर 1 सेट, उसी से आएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक और चीज देखिए, जिन जिन में भी विषम संख्या में गुणिता है, मतलब 3x, 5x और 7x, तो जहां भी विषम संख्या में सेट है, ठीक है, उनमें एक दिक्कत आती है। विषम संख्या होने की वजह से उनमें मियोसिस कैसे कर पाएंगे। मियोसिस में क्या होता है, जो गुणसूत्र उपलब्ध है उनमें आधे आधे हो जाते हैं। अब 3n को क्या 1.5 में बांटेंगे, तो इसलिए जितने भी विषम संख्या में गुणिता का स्तर होता है उनमें मियोसिस संभव नहीं है, उनमें गैमेट नहीं बनेंगे, उनमें लैंगिक जनन नहीं हो सकता, और जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता वो बंधी स्टेराइल कहे जाते हैं। और इसीलिए विषम संख्या में सेट वाले जीव स्टेराइल होते हैं, बंधी जीव होते हैं। और चूंकि ये पौधे हैं ज्यादातर, तो ध्यान रखिएगा कि इनमें मियोसिस संभव नहीं है, तो लैंगिक जनन नहीं होता। और जब पौधों में लैंगिक जनन नहीं होता तो न बीज बनता है न फल बनता है। ओव्यूल जो होता है अंडाशय, ओव्यूल से बीज बनता है और ओव्यूरी से फल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पौधे अलैंगिक और कायिक जनन करेंगे। अब ये लैंगिक जनन नहीं कर पाएंगे जब मियोसिस ही नहीं हो रहा, तो ये अलैंगिक और कायिक जनन से वृद्धि करते हैं। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता और इसीलिए इनमें फल और बीज नहीं बनते हैं। तो ये पौधे स्टेराइल रहते हैं, लैंगिक जनन नहीं करते हैं, फल बीज नहीं बनाते और केवल अलैंगिक और कायिक जनन से काम चलाते हैं, क्योंकि इनमें विषम संख्या में सेट होता है। हालांकि कुछ जीवों में देखा गया है कि विषम संख्या में सेट होने के बाद भी फल बना देते हैं। फल तो ओवरी से बनता है, ठीक है, अंडाशय से, और उसके अंदर जो बीजांड होते हैं ओव्यूल, उनसे बीज बनता है। और अगर निषेचन नहीं हो रहा, लैंगिक जनन नहीं हो रहा, निषेचन नहीं हो रहा, तो कभी भी ओव्यूल से बीज नहीं बनेगा, बीज तो कभी नहीं बनेगा। हाँ, कभी कभी ओवरी फल में फिर भी बदल जाती है। तो हमने देखा है कि कुछ पौधों में लैंगिक जनन नहीं होने के बावजूद भी फल बन जाता है, और बिना निषेचन के फल बनना पार्थेनोकार्पी कहते हैं, अनिषेचक फलन पार्थेनोकार्पी, या प्लांट के रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे हम अनिषेचक फलन कहते हैं, बिना निषेचन के फल बनना। तो ये फल बनता है, लेकिन चूंकि निषेचन नहीं हुआ तो बीज नहीं बनेगा। तो ये जो होते हैं, कभी कभी ये पौधे फल बना लेते हैं किंतु ये बीज नहीं बनाते, और ये जो अनिषेचक फलन वाले जो है पार्थेनोकार्पिक जो फल होते हैं, ये बीज रहित होंगे। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है अंगूर, इसके अंदर अंगूर जो है इसी तरह का केस है। तो कभी कभी ये फल बना देते हैं लेकिन वो बीज रहित होंगे। बट ये ध्यान रखना कि जिसमें विषम संख्या में सेट है उनमें कभी भी लैंगिक जनन नहीं होता, बीज नहीं बनते, ये अलैंगिक से ही काम चलाएंगे। और जिनमें सम संख्या में सेट है, जैसे 4, 6, 8, तो सम संख्या वाले जननशील होते हैं, फर्टाइल होंगे, ये बाकायदा लैंगिक जनन करेंगे, सामान्य रूप से फल भी बनेगा, बीज भी बनेगा। तो ये फल और बीज और सब बनाएंगे और लैंगिक जनन करते हैं। तो पौधों में ध्यान रखिएगा, जब पॉलीप्लॉइडी होती है तो वो 3 से लेकर 8 तक की हो सकती है, जिनमें से 3, 5, 7 जैसे विषम संख्या वाले जो होंगे वो केवल कायिक रूप से वृद्धि करेंगे, लैंगिक जनन नहीं करेंगे। कभी कभार बीज रहित फल, वो भी अनिषेचक फलन से बना लेते हैं। और जो सम संख्या वाले हैं उनके अंदर लैंगिक जनन भी होगा, फल भी बनेगा, बीज भी बनेगा। ठीक है, इस तरह की बहुगुणिता आपको पौधों में ही मुख्य रूप से मिलेगी, जंतुओं में नहीं के बराबर। ठीक है, बहुगुणिता के बारे में कुछ और चीजें देखिए, ये बड़ी उपयोगी टर्म है, बड़ा उपयोगी टॉपिक है, बहुत सी चीजें आती है। बहुगुणिता देखो प्राकृतिक रूप से भी बनती है, हम मानव से भी, मानव निर्मित कृत्रिम भी बना सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। प्राकृतिक बहुत विरल होती है और कभी कभार होती है असामान्य मियोसिस के कारण। कभी कभी देखिए मियोसिस ढंग से नहीं होता है तो हो सकता है कि सारे के सारे, जैसे 2n से n के युग्मक बनने, कभी कभी मियोसिस ढंग से नहीं होता है और सारे गुणसूत्र एक ही युग्मक में चले जाते हैं
और युग्मक भी 2n बन जाता है, बहुत विरल रूप से होगा, तब फिर जाकर के कोई प्राकृतिक बहुगुणिता आती है, जो कि बहुत रेयर है। ज्यादातर जो बहुगुणिता आज हम देखते हैं वो मानव निर्मित है, प्रेरित की जाती है, ये ज्यादा सामान्य है। और यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोल्चिसिन नाम का ये पदार्थ, ये रसायन है जो पौधे से ही मिलता है। कोल्चिकम ऑटोमने लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। तो कोल्चिकम पौधे से कोल्चिसिन नाम का एक रसायन मिलता है, जो कोशिका में सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनने देता और विभाजन के समय स्पिंडल तंतु नहीं बनने देता। ठीक है, तो इससे बहुगुणिता आती है, क्योंकि स्पिंडल तंतु अगर नहीं बनेंगे तो गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे और वो सारे के सारे गुणसूत्र एक ही युग्मक में चले जाएंगे। अगर एक डिप्लॉइड कोशिका में आप मियोसिस कर रहे हो तो एन वाले हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। मान लो वहां कोल्चिसिन डाल दो तो वो गैमेट हैप्लॉइड की बजाय वो पूरे के पूरे गुणसूत्र एक ही गैमेट में चले जाएंगे और युग्मक भी 2n बन जाएगा। ठीक है, तो वो स्पिंडल तंतु नहीं बनने पर गुणसूत्र डबल हो जाते हैं, n की जगह 2n हो गए। तो ये हम कृत्रिम रूप से प्रेरित करते हैं कोल्चिसिन द्वारा, याद रखना। और कभी कभार ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। ठीक है, ये हानिकारक नहीं होती। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, यूप्लॉइडी कभी हानिकारक नहीं, उसमें भी मोनोप्लॉइडी डिप्लॉइडी तो बिल्कुल नेचुरल है, और पॉलीप्लॉइडी भी हानिकारक नहीं है। और बल्कि जैसे ही गुणिता का स्तर बढ़ता है तो पौधा बड़ा होता जाता है। डिप्लॉइड पौधा जैसा है, टेट्राप्लॉइड पौधा उससे काफी बड़ा दिखता है। तो गुणिता का स्तर बढ़ने पर पौधे वृहद हो जाते हैं, इसको कहते हैं गिगाज इफेक्ट, जाइजेंटिज्म, विशालकाय बनते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ी जेनेटिक्स का इस्तेमाल करो। जब आप प्लॉइडी लेवल बढ़ाओगे, जैसे एक डिप्लॉइड में एक लक्षण के कितने अलील? 2 अलील। ट्रिप्लॉइड कर दोगे तो लक्षण के 3 अलील। टेट्राप्लॉइड कर दोगे तो एक ही लक्षण के 4 अलील। अलील की संख्या बढ़ेगी ना, एक सेट में एक अलील होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप गुणिता का स्तर बढ़ाओगे तो अलील की संख्या बढ़ेगी प्रत्येक जीन की, और जब अलील की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी अलील बढ़ेंगे, जो भी है। और हम देखते हैं कि लक्षण मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक होते हैं। ये सब जेनेटिक्स में पढ़ाया जा चुका है। अगर कोई लक्षण मात्रात्मक है और उसमें अगर आप अलील की संख्या बढ़ा रहे हो तो जितने ज्यादा प्रभावी अलील उतना बड़ा लक्षण। फलों का वजन मान लीजिए मात्रात्मक है और मान लो 2 अलील होने पर 100 ग्राम का फल बनता है, तो 4 अलील होने पर करीब 200 ग्राम का बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम गुणिता का स्तर बढ़ाते हैं, जितने भी मात्रात्मक लक्षण हैं वो वृहद होते जाएंगे, क्योंकि उनमें अलील की संख्या बढ़ रही है और इसलिए पौधा भी बड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, बहुगुणित पौधा काफी वृहद दिखाई देता है मात्रात्मक लक्षणों के कारण। इसे हम जाइजेंटिज्म या गिगाज इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और पौधे में हमारे काम के कई लक्षण, फल, बीज, उनकी संख्या, उनके वजन, पौधे के तने की लंबाई, तने की मोटाई, पत्तियों का आकार, सब मात्रात्मक है। और उनमें जब आप गुणिता का स्तर बढ़ाओगे तो बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे, तना काफी बड़ा हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी, बड़े बड़े फल आएंगे, बड़े बड़े बीज आएंगे, तो फायदे ही। इसलिए बहुगुणित पौधा अगर हम कृषि के संदर्भ में देखें तो हमारे लिए बड़ा उपयोगी होता है। तो बहुगुणिता हानिकारक नहीं है, बल्कि गुणिता का स्तर बढ़ाने से पौधे विशालकाय हो जाते हैं, मात्रात्मक लक्षणों के अलील बढ़ते जाते हैं, तो इससे नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, बहुगुणिता में एक और चीज है कि यहाँ पर मोनोप्लॉइड संख्या x और हैप्लॉइड संख्या n कभी बराबर नहीं होती। ठीक है, मोनोप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड तक तो हमने कहा था कि n और x बराबर है, इसलिए कभी वहां x और n अलग अलग लिखते भी नहीं हमारी आदत में, लेकिन बहुगुणिता में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। इसका उदाहरण देखिए, जैसे किसी पौधे में एक सेट है, x का मान लो 10। ठीक है, अब उस पौधे को हमने कर दिया डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड मतलब 2x, और 2x मतलब कितना हो गया 20। और अब मैं इसको कर दूं टेट्राप्लॉइड, चतुर्गुणित कर दिया, तो प्लॉइडी आधारभूत संख्या x है तो 4x हो जाएगा, 4x 40 होगी। समझ में आ गई बात? ये जैसे एक उदाहरण लिया समझने के लिए। अब आप देखिए, इस डिप्लॉइड पौधे में, इसमें जब अपन ने मियोसिस किया तो इसमें कितने आए? 10 गुणसूत्र, और ये जो है इसकी हैप्लॉइड संख्या हो गई, ये हैप्लॉइड नंबर है n। तो जब ये डिप्लॉइड है तो इसमें n का मान कितना है? 10। अब ये टेट्राप्लॉइड हो गया, इसमें मैंने मियोसिस करवाया, तो मियोसिस से यहां गैमेट के अंदर कितने गए? 20, और ये 20 जो है ये इसकी हैप्लॉइड संख्या होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हैप्लॉइड नंबर
और मोनोप्लॉइड नंबर को अलग अलग रखो। मियोसिस करने के पश्चात प्राप्त आधे गुणसूत्र हैप्लॉइड हैं। जब तक पौधा या जीव डिप्लॉइड है तब तक तो आधे जो होंगे n का मान और x का मान बराबर आता है, इसलिए वहां दिक्कत नहीं है, 2x को 2n भी कर दो चलेगा। लेकिन जैसे पॉलीप्लॉइडी आई, अब इसको टेट्राप्लॉइड कर दिया तो 40 गुणसूत्र हो गए, तो इसका जब मियोसिस करोगे तो 40 के आधे जाएंगे ना, तो 20। तो इस टेट्राप्लॉइड पौधे का अगुणित संख्या कितनी हुई? 20। डिप्लॉइड पौधे की अगुणित संख्या कितनी हुई? 10। तो n का मान अलग अलग है। अब यहाँ x का मान तो अभी भी क्या है? x तो यहाँ अभी भी 10 है, x तो 10 है और n कितना आ गया? 20। इसीलिए पॉलीप्लॉइडी में n और x बराबर नहीं होते। जो उपलब्ध गुणसूत्र है उसके आधे कर देना, वो हैप्लॉइड है, तो वो n का मान है। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ लें। जब तक जीव डिप्लॉइड है कोई दिक्कत नहीं है, वहां n और x बराबर चलता है, क्योंकि n का मान भी 10 है और x भी 10 है। जैसे आपने टेट्राप्लॉइड कर दिया, मान लो पॉलीप्लॉइड बना दिया, तो अब ये 40 गुणसूत्र हो गए, तो ये 4x है और इसका n का मान 20 है। अब अगर आप इसको 4n लिख दोगे तो क्या होगा? n का मान तो 20 है, 4n तो 80 हो गया ना, जबकि गुणसूत्र तो 40 है, इसलिए 4n नहीं लिखते, 4x लिखो। समझिए? तो पॉलीप्लॉइडी में गुणिता का स्तर x से आएगा, यहाँ x का मान तो आधारभूत संख्या, वो तो सब में सेम रहेगी, और यहाँ n का मान इसका आधा हो जाएगा, इसलिए n का मान चेंज हो जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी में मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड संख्याएं अलग अलग होती है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लें, एक दो बार और सुन लें, समझ लें क्या कहना चाह रहा है, उदाहरण से ही समझाया मैंने। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी, अब देखिए यूप्लॉइडी में हमने 3 प्रकार पढ़े, इसका मतलब मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एक सेट होना मोनोप्लॉइडी, कोई दिक्कत नहीं, आधारभूत संख्या। 2 सेट होना डिप्लॉइडी, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, मोनोप्लॉइड डिप्लॉइड कोई म्यूटेशन नहीं है। 2 से ज्यादा सेट होना पॉलीप्लॉइड है और ये म्यूटेशन है। अब इसमें विषम संख्या है तो जीव स्टेराइल रहेगा, सम संख्या है तो फर्टाइल रहेगा। बाकी ये हानिकारक नहीं है। प्लॉइडी लेवल बढ़ाओगे तो लक्षण और पौधे विशालकाय होते जाएंगे। आप प्राकृतिक रूप से बना सकते हो, कोई चीज इनसे कृत्रिम रूप से बना सकते हो। यहाँ पर मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड की संख्या अलग अलग चलेगी। अब देखिए 2 से ज्यादा सेट होना पॉलीप्लॉइड, ये बात तो समझ में आई, लेकिन इसमें हमें 2 स्थितियां मिलती। मैंने क्या कहा था? हर जीव का या हर जाति का अपना एक सेट हो गया, तो हर जाति का अपना एक सेट है। ठीक है, मान लो 23 गुणसूत्रों का मानव का सेट है, कोई और जाति में भी सपोज करो 46 ही गुणसूत्र, उसके भी सेट 23 का ही, लेकिन उसके 23 और अपने 23 अलग अलग। मानव के 23 गुणसूत्र पर जो जीन है वो किसी दूसरी जाति में नहीं। हाँ, संख्या 23 फिर भी मिल सकती, हो सकता है एक पौधे के अंदर 10 गुणसूत्र का सेट है, किसी दूसरे में भी 10 का है, लेकिन दोनों अलग अलग जातियां हैं, तो इसका 10 का सेट अलग, इस पे जीन अलग होंगे, दूसरे वाले के 10 पे भी अलग होंगे। तो हर जाति का अपना एक सेट फिक्स होता है। जब हम सेट की संख्या बढ़ाते हैं तो क्या हमने उसी जाति के सेट की संख्या बढ़ाई है या हमने 2 अलग अलग जातियों के सेट इकट्ठे करके संख्या बढ़ा दी? हमारे पास पॉलीप्लॉइडी में 2 स्वरूप बनते हैं, और ये थोड़ा और आगे समझिएगा। देखिए आगे जो है पॉलीप्लॉइडी के इसलिए हम 2 प्रकार बनाते हैं, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, एलो का मतलब होता है अदर। ठीक है, अगर किसी पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता में 2 से ज्यादा जितने भी सेट हैं वो सभी अगर एक ही जाति के हैं तो वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और अगर 2 से ज्यादा सेट हैं लेकिन वो 1 से अधिक जातियों के हैं तो वो एलो पॉलीप्लॉइडी। मतलब सेट तो 2 से ज्यादा है, अब वो सारे सेट एक ही जाति के हैं या अलग अलग जातियों के हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 2 प्रकार है, ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, यहाँ 2 से अधिक समान प्रकार के गुणसूत्र सेट, समान प्रकार मतलब एक ही जाति के, एक ही प्रकार का सेट, और वो 2 से ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा सामान्य है और प्राकृतिक रूप से भी उपलब्ध है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी प्राकृतिक भी मिल जाती है और ये ज्यादा मिलती है। उसमें क्या, एक जाति का जो सेट है उसी की संख्या बढ़ा रहे हो डायरेक्ट। सॉरी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ऑटो ट्रिप्लॉइडी, अब ट्रिप्लॉइडी तो बताया था 3 सेट होना, अब ऑटो ट्रिप्लॉइडी तीनों सेट एक ही जाति के होना। जैसे देखो ए मतलब यहाँ जीन नहीं है, ये एक सेट है, तो ऐसे कितने सेट है? 3 सेट। ऑटो टेट्राप्लॉइडी एक जैसे 4 सेट, तो एक ही प्रकार के सेट की संख्या बढ़ रही है तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ये ज्यादा आसानी से होती है, ये कॉल्चिसिन से डायरेक्ट बनती है। ठीक है, आपको केवल उदाहरण ध्यान रखने। ऑटो ट्रिप्लॉइडी एक बहुत अच्छा नेचुरल एग्जांपल है, साइनोडोन डक्टाइलोन, गार्डन में लगने वाली दूब घास, ये ट्रिप्लॉइड होती है।
और ट्रिप्लॉइड है, विषम संख्या है, मतलब लैंगिक जनन नहीं करेगी। और ये तो रनर्स होते हैं, ऐसे ही फैलते हैं कायिक जनन से। और भी हैं अंगूर, केला, गुलाब, तरबूज, ये सभी ट्रिप्लॉइड है। आप देखिए अंगूर बाजार में जो आता है वो बीज रहित होता है, ठीक है, वो ट्रिप्लॉइड है, उनमें लैंगिक जनन होगा ही नहीं, तो बीज नहीं बनता लेकिन फल बन जाता है। ऐसे केला है, केला भी जो हम बाजार में खाते हैं वो बीज रहित होता है, वो ट्रिप्लॉइड है, फल बना है लेकिन बीज नहीं है, ठीक है। ये सब पार्थेनोकार्पी अनिषेचक फलन से बनते हैं। या गुलाब है, गुलाब में तो आप देखो बीज ही नहीं आता, न फल बनता है। गुलाब को डंडियों से लगाते हैं क्योंकि उसमें बीज नहीं बनता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। अच्छा, इनके सबके डिप्लॉइड स्वरूप भी हैं। डिप्लॉइड घास भी होती है, उसमें बीज आएंगे, वो बीज से उगेगी। और अगर ट्रिप्लॉइड है तो बीज नहीं बनेंगे। जैसे अंगूर है, अंगूर डिप्लॉइड भी मिलता है, ट्रिप्लॉइड भी मिलता है। बाजार में हालांकि जो अंगूर मिलता है वो ट्रिप्लॉइड ज्यादा बीज रहित, बट डिप्लॉइड अंगूर भी होता है जिसमें बीज होता है अंदर। आप देखिएगा कभी कभी बीज वाले अंगूर भी आते हैं। ऐसे ही केले के अंदर भी बीच में बीज आते हैं, बहुत छोटे छोटे, बट ये इसमें केले में और अंगूर में डिप्लॉइड स्वरूप बहुत कम मिलते हैं, और जब अगर डिप्लॉइड होंगे तो उनमें बीज होंगे, ट्रिप्लॉइड में नहीं होते। ऐसे गुलाब है, ऐसे। अच्छा, तरबूज, तरबूज आप ज्यादातर बाजार में लेते, देखिए तरबूज में समस्या बीज की कि खाएं क्या और निकालें क्या, जगह जगह बीज आते हैं। तो जो हम बाजार में तरबूज नॉर्मली ला के खाते हैं जिनमें बीज होते हैं वो डिप्लॉइड है, और ट्रिप्लॉइड तरबूज बहुत कम मिलते हैं। अब जब ट्रिप्लॉइड होंगे तो उसमें बीज नहीं आएंगे, तो जब तरबूज काटो एक भी बीज नहीं होगा अंदर। पपीते में भी होता है ऐसा कई बार, ठीक है। इनके ये ट्रिप्लॉइड स्वरूप हैं, लेकिन इनके डिप्लॉइड स्वरूप भी मिलते हैं। अगर बीज वाले हैं तो डिप्लॉइड है, बीज रहित है तो ट्रिप्लॉइड है। ये ऑटो ट्रिप्लॉइडी के उदाहरण हैं। ऐसे ऑटो टेट्राप्लॉइडी, सिकेली सीरियली राई कहते हैं। ये गेहूं जैसा अनाज होता है, ये राई अपन कई बार हम बोलचाल की भाषा में सरसों को भी राई कह देते हैं, वो नहीं, ये अनाज होता है गेहूं जैसा, यूरोपियन राई कहते हैं। ये डिप्लॉइड भी होता है, टेट्राप्लॉइड भी होता है, और दोनों में बीज बनता है। इनको तो पहचानना मुश्किल है। एप्पल डिप्लॉइड भी होता है, टेट्राप्लॉइड भी होता है। टेट्राप्लॉइड एप्पल बड़े आते हैं थोड़े, बीज दोनों में बनेंगे, क्योंकि तो सम संख्या में है तो सम संख्या में तो बीज बनेंगे। ऐसे ही मक्का, मैरीगोल्ड, ऐसे कुछ पौधे हैं जो डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड दोनों मिलते हैं। टेट्राप्लॉइड है, सम संख्या है, इसलिए बीज तो इसमें भी बनेंगे, ट्रिप्लॉइड वाले में नहीं बनेंगे। लेकिन इनमें एक ही प्रकार के सेट, एक ही जाति के सेट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी होती है। और अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सेट हैं लेकिन वो अलग अलग जातियों के हैं, तो फिर एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी में दो से अधिक किंतु अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र सेट होते हैं। अलग अलग जातियों के सेट इकट्ठे होकर दो से ज्यादा हो गए तो वो पॉलीप्लॉइडी हो गई, लेकिन वो एलोपॉलीप्लॉइडी। और ऐसा कब बनता है, ठीक है, ये कम सामान्य और ये कृत्रिम रूप से बनती। कब बनती है ये? जब अंतर जातीय और अंतरवंशीय संकरण की F1 संतति में गुणसूत्रों को दुगुना किया जाता है। अंतर जातीय, दो अलग अलग जातियों के पौधे जिनके वंशी अलग अलग है, स्पीशीज ही अलग अलग है। अंतरवंशीय बिल्कुल अलग अलग वंश के, अंतरजातीय अलग अलग जाति के पौधों को हमने क्रॉस कराया, तो दोनों के गुणसूत्र सेट अलग अलग होंगे। भले गुणसूत्र संख्या हो सकता है समान हो, लेकिन सेट अलग अलग। मैंने कहा ना 10 गुणसूत्र एक सेट का एक जाति में और 10 ही दूसरे में मान लो, तो इनके 10-10 से मतलब नहीं, इसके 10 पे जीन अलग है, उसके 10 पे जीन अलग, क्योंकि पौधे दोनों अलग अलग जाति के, तो उनका क्रॉस अंतर जाति हो, तो दो अलग अलग जातियों के सेट ही अलग अलग है। उनको साथ भी ले आओगे तो उनमें कोई युग्मन नहीं होता। मेयोसिस के टाइम समजात जोड़ों में युग्मन होता है, तो वो एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अलग अलग जाति के गुणसूत्र कभी युग्मन नहीं करेंगे, और युग्मन नहीं करेंगे तो मेयोसिस नहीं होगा, और मेयोसिस नहीं होगा तो फिर बीज नहीं बनेगा, गेमिट नहीं बनेंगे, लैंगिक जनन नहीं होगा, तो ये स्टेराइल रहते हैं। फिर हम उनमें कॉल्चिसिन से गुणसूत्र डबल करके प्लॉइडी लाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, देखिए ये देखिए, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज, स्पीशीज एक स्पीशीज दो कर दिया, इसके दो सेट है ए और इसके सेट है बी। ठीक है, ये अलग जाति, ये अलग जाति। हो सकता है ए के अंदर भी 10 गुणसूत्र हो, बी में भी 10 हो, फिर भी ये लेकिन अलग अलग जाति के। अब इसके गैमेट्स में ए सेट आया और इसके अंदर बी आया, दोनों को हमने निषेचन करा दिया, हम ये कृत्रिम संकरण करा रहे हैं। तो कृत्रिम संकरण से दो सेट एक साथ आ गए, इसको बोलेंगे F1 संतति। लेकिन ये F1 संतति स्टेराइल होगी, इसमें बीज नहीं बनेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में मियोसिस संभव नहीं है। ए सेट के गुणसूत्र बी सेट के गुणसूत्र से युग्मन नहीं करेंगे, ये अलग अलग जातियों के हैं, तो इनमें मियोसिस नहीं होता, तो ये लैंगिक जनन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अब इसमें अगर आप कॉल्चिसिन डाल दो, कॉल्चिसिन गुणसूत्र डबल कर देता है, तो ए को ये सेट को डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया, तो अब ए बी की जगह ए बी बी हो गया। सेट कितने हो गए? 4। 2 से ज्यादा सेट पॉलीप्लॉइडी,
लेकिन सेट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ए बी बी, ए सेट अलग बी सेट अलग। अब ये फर्टाइल हो जाता है क्योंकि इसमें अब मियोसिस करोगे तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे? मियोसिस करने पर एक गैमेट में एक सेट दोनों के चले जाएंगे, ये गैमेट बन गए, इसलिए ये फर्टाइल होता है। इसको बोलेंगे एलोटेट्राप्लॉइड। 4 सेट है तो टेट्राप्लॉइड तो है, लेकिन 4 सेट 2 प्रकार के हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया था ये ऑटो टेट्राप्लॉइड, ये देखो ये भी 4 सेट है लेकिन एक ही प्रकार के हैं, ए, इसलिए ये ऑटो टेट्राप्लॉइड है। और ये जो है ये एलोटेट्राप्लॉइड है, ए बी बी, 2 प्रकार के सेट, कुल सेट 4। तो ये कहलाती है एलोपॉलीप्लॉइडी। मानव ने संकरण विधि द्वारा कृषि कार्यों में ऐसे कई पौधे विकसित किए हैं जो अलग अलग जातियों, अलग अलग वंशों का क्रॉस किया गया है। अब ऐसे पौधों की जो F1 संतति होती है वो स्टेराइल रहती है, लेकिन कॉल्चिसिन से गुणसूत्र दुगने करके हम इनको फर्टाइल बना देते हैं, तो ये फर्टाइल भी हो जाता है, एक नई किस्म बन जाती है और साथ में पॉलीप्लॉइडी भी हो जाती है। और इस पॉलीप्लॉइडी को एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। मैं आपको यहाँ 3 उदाहरण बता रहा हूँ, बस वो नाम याद रखिएगा और काफी बार पूछे जाते रहे हैं। इनके जो 3 उदाहरण हैं, एक तो है रेफेनोब्रेसिका। 2 अलग अलग पौधों के संकरण से बनाया गया। एक रशियन वैज्ञानिक थे कार्पिचेंको, उन्होंने रेफेनस सटाइवस मूली और ब्रेसिका ओलेरेशिया गोबी, मूली और गोभी का क्रॉस कराया। मूली जमीन में लगती है, गोभी ऊपर लगती है। तो उन्होंने सोचा अच्छा इनमें दोनों में 18 गुणसूत्र यानी कि एक सेट में 9 गुणसूत्र, ये संयोग है कि दोनों के गुणसूत्र समान है संख्या, बाकी इसके 9 गुणसूत्र अलग होंगे, इसके 9 अलग हैं, अलग अलग जाति है। तो इन्होंने सोचा कि इनका संकरण करा के एक ऐसा पौधा बनाए जिसके अंदर जमीन में तो मूली लग जाए और ऊपर गोभी लग जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस किया। अब देखिए इसका डिप्लॉइड संख्या 18, इसकी भी डिप्लॉइड संख्या 18। जब इसका गैमेट लिया तो गैमेट में आया कितना, यहाँ पर n का मान कितना आया, 9। गैमेट में तो हैप्लॉइड आता है ना, तो इसका आधा कितना आया, n। और इधर जो है सेट B आया और यहाँ भी n का मान तो 9 ही रहेगा, लेकिन हालांकि 9 गुणसूत्र अलग अलग। अब इनका संकरण करा दिया तो A B, ठीक है, A और B। और यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये F1 संतति है लेकिन ये स्टेराइल रहेगी। अच्छा यहाँ पर आप देखो x का मान और n का मान दोनों ही 9 रहेगा, यहाँ भी x और n दोनों ही 9 है, x का मान भी 9 क्योंकि डिप्लॉइड है। अब यहाँ देखो ये 2x बना, 9 और 9 18, लेकिन इसके 9 जो है ये अलग अलग सेट है, इसलिए ये फर्टाइल नहीं होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉल्चिसिन डाला उन्होंने, इसमें इन्होंने कॉल्चिसिन डाला तो 4 सेट हो गए, A B B। तो यहाँ पर अब ये 2x की जगह हो गया 4x बराबर 36, तो ये 36 हो गया। और ये जो है ये फर्टाइल पौधा रहा और इसी का नाम रखा गया रेफेनोब्रेसिका। रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका दोनों का नाम मिला के रख दिया रेफेनोब्रेसिका। इस तरह से ये रेफेनोब्रेसिका बना और ये फर्टाइल पौधा टेट्राप्लॉइड बना, एलोटेट्राप्लॉइड। लेकिन ये रेफेनोब्रेसिका जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं बना, कि ऐसा नहीं हुआ कि वायवीय भाग में गोभी लग गई, जमीन में मूली, वो नहीं लग पाया, लेकिन पौधा जरूर बना लिया, लेकिन ये सफल नहीं रहा। ठीक है, इसमें अब आपको रेफेनोब्रेसिका में पूछा जाएगा n का मान कितना, इसका मोनोप्लॉइड संख्या कितनी हुई, तो अपन मोनोप्लॉइड संख्या क्या कहेंगे, इसका x का मान कितना, तो x बराबर तो 9 हो गया, शुरू से 9 चल रहा है। और अब इसका n का मान कितना होगा, उपलब्ध गुणसूत्रों का आधा, उपलब्ध कितने 36, तो इसमें हैप्लॉइड संख्या कितनी है 18, तो इसमें n का मान 18 और x का मान 9 रहेगा और ये एलोटेट्राप्लॉइड बना। ये कहलाता है एक उदाहरण, टेट्राप्लॉइड का उदाहरण। ठीक है, अब आपको पूछा जाए रेफेनोब्रेसिका में 2n कितना, तो n कितना है 18, 2n n का डबल 36, मतलब ये 4x बराबर 36 है और इस 36 को आप 2n कह सकते हो, लेकिन ये 2n डिप्लॉइड नहीं, n का डबल है वो। ठीक है, इसीलिए हमने कहा ना 2n को डिप्लॉइड नहीं बोलना चाहिए, 2x बोलो डिप्लॉइड के लिए, 4x हो गया टेट्राप्लॉइड। ठीक है, और 2n तो जो n है उसका डबल है, यहाँ n अगर 18 है तो 2n 36 है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बाकी आप तो ध्यान रखें x 9 है और इसका मोनोप्लॉइड संख्या 9 है और हैप्लॉइड संख्या 18 है और ये टेट्राप्लॉइड रेफेनोब्रेसिका बना। हालांकि ये पौधा ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन एक प्रयोग किया जरूर गया। तो रेफेनोब्रेसिका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है एलोपॉलीप्लॉइडी का। ऐसे ही एक और उदाहरण है ट्रिटिकम एसेटाइवम,
जो सामान्य गेहूं आज हम खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक है, षडगुणिता होती है उसमें, और ये मानव द्वारा क्रॉस करके बनाया गया सामान्य गेहूं है, एलो हेक्साप्लॉइड होता है। इसमें 6 सेट होते हैं, ए बी बी डी डी, ठीक है, और इसको डबल हाइब्रिडाइजेशन से बना है। देखिए सामान्य जो गेहूं होता है प्रकृति में मिलता है वो डिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिटिकम तो सबको ही कहते हैं, लेकिन ट्रिटिकम एसेटाइवम होता है हेक्साप्लॉइड। जो नेचुरल गेहूं है डिप्लॉइड, उसका दाना बहुत छोटा होता है। फिर मानव ने क्या किया, उस डिप्लॉइड का एक घास से क्रॉस कराया और पहले बना टेट्राप्लॉइड। 2 डिप्लॉइड का क्रॉस करा के कोल्चिसिन डालोगे तो क्या बनता है, टेट्राप्लॉइड। तो टेट्राप्लॉइड गेहूं बना। टेट्राप्लॉइड गेहूं डिप्लॉइड के से थोड़ा बड़ा दाने वाला था। फिर इस टेट्राप्लॉइड में एक और घास का क्रॉस कराया गया, फिर कोल्चिसिन किया गया, तो एक टेट्राप्लॉइड और एक डिप्लॉइड, ठीक है, इससे 2 सेट आएंगे, इससे 1 सेट आएगा, 3 हुए, कोल्चिसिन डाल दिया, 6 सेट हो गए। तो 6 सेट का ये बना, ठीक है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में हम गेहूं खाते हैं वो 6x है, और इसका n जो होता है, x का मान 7 है। एक सेट में 7 गुणसूत्र है। जिस घास से क्रॉस कराया गया उसमें भी x में 7 ही थे, जैसे यहाँ भी 9 है, ठीक है। आपको इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कौन सी घास और क्या है, बट ये बनाया गया 2 बार संकरण करके, ठीक है। और x का मान यहाँ पर 7 है, तो 6x 42 है, और हैप्लॉइड संख्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा, 42 का आधा कितना, 21। और ये तो 2-3 बार AIPMT में पहले पूछे जा चुके हैं कि सामान्य गेहूं का मोनोप्लॉइड संख्या कितनी, हैप्लॉइड संख्या कितनी। मोनोप्लॉइड संख्या 7, हैप्लॉइड संख्या 21, टोटल संख्या 42 है, उसका आधा, ठीक है। इसीलिए हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड में हमेशा अंतर रखिए, और ये तो पूछा भी गया है, ठीक है। अब इसी गेहूं से फिर एक और फसल बनाई गई, ट्रिटिकेल, ये मानव निर्मित फसल भी कही जाती है। अभी मैंने बताया था सिकेली सीरियली, जो यूरोपियन राई कहते हैं, सिकेली सीरियली का गेहूं से क्रॉस कराकर सोचा गया कि और अच्छी कोई फसल तैयार करें, और इन दोनों के संकरित पौधे को कहा गया ट्रिटिकेल। ट्रिटिकम का ट्रिटी और सिकेली का केल लिया गया ट्रिटिकेल। अब गेहूं हमारे पास 2 तरह का, बल्कि 3 तरह का, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। हम खाते हैं हेक्साप्लॉइड, ठीक है। अब टेट्राप्लॉइड गेहूं का जब सिकेली सीरियली से क्रॉस कराए, सिकेली सीरियली डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड का डिप्लॉइड से क्रॉस कराओगे तो इसके गैमेट में टेट्राप्लॉइड वाला 2 सेट लेके आएगा, आधे लाएगा ना, और डिप्लॉइड वाले का 1 सेट, तो 3 सेट आया F1 में। फिर कोल्चिसिन से डबल करेंगे तो 6 सेट हो जाते हैं। अगर एक टेट्राप्लॉइड और एक डिप्लॉइड का क्रॉस करा करके कोल्चिसिन से डबल करते हैं तो हेक्साप्लॉइड बनता है। तो इसीलिए एक तो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल बना जिसमें गेहूं टेट्राप्लॉइड लिया गया, और एक बना ऑक्टाप्लॉइड जिसमें ये हेक्साप्लॉइड गेहूं लिया गया, ये हेक्साप्लॉइड गेहूं, ठीक है। तो इसके गैमेट में 3 सेट आएंगे, और डिप्लॉइड ट्रिटिकेल, डिप्लॉइड सिकेली सीरियली से 1 सेट आएगा, 4 सेट हो गया, डबल कर लिया 8 सेट। ट्रिटिकेल में अब तक की उच्चतम पॉलीप्लॉइडी मिली है 8x, और ये ज्यादा सर्वाइव नहीं करता, हालांकि बना लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल, इसमें 6 सेट है और 42 गुणसूत्र होंगे, 8x है तो 56 हो जाए। तो ट्रिटिकेल ट्रिटिकम व सिकेली सीरियली के संकरण से बनाया गया है। इसके 2 स्वरूप मिलते हैं, हेक्साप्लॉइड भी है जब ये टेट्राप्लॉइड गेहूं से क्रॉस कराया जाता है, और ऑक्टाप्लॉइड भी है जब ये हेक्साप्लॉइड गेहूं से क्रॉस कराया जाता है सिकेली सीरियली का। तो आपको एलो पॉलीप्लॉइडी में 3 नाम ध्यान रखने हैं, रेफेनोब्रेसिका, ट्रिटिकम एसेटाइमम एंड ट्रिटिकेल, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा इनके मोनोप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड नंबर पूछे जाएंगे, तो इनके नंबर गुणसूत्रों के याद रखने। कैसे संकरण किया गया इतनी डिटेल में खास जाने की जरूरत नहीं, म्यूटेशन के उदाहरण में ये 3 ध्यान रखें। तो ये हमारी पॉलीप्लॉइडी वाला पार्ट हुआ। देखिए हम पढ़ रहे थे दरअसल यूप्लॉइडी, हमने गुणसूत्र की संख्यात्मक परिवर्तन के 2 भाग किए थे, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में सेट की संख्या बदल रही है, 1 सेट होना मोनोप्लॉइडी, 2 सेट होना डिप्लॉइडी, 2 से ज्यादा सेट होना पॉलीप्लॉइडी, जिसमें हमने कहा मोनोप्लॉइड डिप्लॉइडी म्यूटेशन नहीं है, पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन है, 2 से ज्यादा सेट। अब 2 से ज्यादा सेट भी सब एक जैसे हैं तो एलो पॉलीप्लॉइडी, और अलग अलग जातियों के सेट हैं तो एलो पॉलीप्लॉइडी, और एक जैसे सेट हैं तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो ये हमारा यूप्लॉइडी वाला पार्ट हो गया। यूप्लॉइडी में 3 प्रकार हो गए, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, और उनके उदाहरण ध्यान रखें। उसके बाद मैंने बताया था संख्यात्मक म्यूटेशन का दूसरा प्रकार एन्यूप्लॉइडी, और संख्यात्मक म्यूटेशन के 2 प्रकार किस आधार पर थे कि पूरे सेट की संख्या बने, पूरे सेट की संख्या बढ़े तो हो गई यूप्लॉइडी, और सेट की संख्या न बढ़कर अगर 1-2 गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी बहुत छोटा सा भाग है। एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या है,
जब जीवों में। एन्यूप्लॉइडी दूसरा प्रकार, एक अथवा कुछ गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि। जब आप सेट की संख्या लेते हो और न्यूनतम एक सेट से शुरू कर रहे हो तो वहां कमी की तो बात ही नहीं, न्यूनतम से शुरू किया तो एक सेट, दो से ज्यादा सेट, वो तो यूप्लॉइडी। अब यहां सेट की संख्या नहीं बढ़ेगी एन्यूप्लॉइडी। सेट में एक दो गुणसूत्र, एक अथवा कुछ गुणसूत्र की संख्या बढ़े या घटे, या तो कम भी हो सकती है, कमी या वृद्धि दोनों आएगी, ठीक है। और ये होता है मियोसिस के समय समजात गुणसूत्रों में नॉन डिसजंक्शन के कारण। अब ये चीज आपको जेनेटिक्स में बताई गई थी, सेग्रीगेशन पढ़ते हैं, समजात जोड़े आकर के बैठे मेटाफिजिक प्लेट पर, अब वो जोड़ा अलग नहीं हुआ और ये जोड़ा पूरा का पूरा एक तरफ चला गया। तो जैसे मियोसिस हो रहा है, बाकी सब जोड़े तो अलग हो रहे हैं, कोई एक जोड़ा अलग नहीं हो पाया और एक तरफ चले गए, तो क्या हुआ, दो कोशिकाएं बनी तो एक तरफ एक गुणसूत्र ज्यादा चला गया, तो n+1 मियोसिस के बाद n नहीं बनेगी, एक तरफ n+1 बनेगी, एक तरफ n-1 बनेगी। तो ये जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से यहाँ जो गैमेट बनते हैं n+1 और n-1 वाले युग्मक बनते हैं, और इन युग्मकों का जब उपयोग करेंगे तो हो सकता है जायगोट में एक गुणसूत्र ज्यादा आ जाए या एक गुणसूत्र कम आ जाए, और उसी से होती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी नॉन डिसजंक्शन मियोसिस के समय समजात गुणसूत्रों में नॉन डिसजंक्शन के कारण होती है। इससे एक दो गुणसूत्र बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ बढ़ भी रहे हैं कम भी हो रहे हैं तो दो पार्ट हो गए, इसके दो प्रकार, इसीलिए एक तो हो गया हाइपर एन्यूप्लॉइडी, मतलब एक अथवा कुछ गुणसूत्रों की वृद्धि, हाइपर मतलब ज्यादा होना, ठीक है, एक या कुछ गुणसूत्रों की वृद्धि हाइपर एन्यूप्लॉइडी, कमी करोगे तो हाइपो हो जाएगा। आपको इसमें बस तीन चीज ध्यान रखनी, एक गुणसूत्र की वृद्धि, अगर सिर्फ एक गुणसूत्र बढ़े किसी भी जोड़े में तो उसे कहेंगे ट्राइसोमी। बढ़ एक रहा है, बोल रहे ट्राई, और लिखते क्या है 2n+1। देखो एक उदाहरण, एक कोशिका में 3 जोड़े गुणसूत्र के दिख रहे, इसमें एक बढ़ गया, ये देखो ये 3 हो गए, बाकी तो वो के वही 2 जोड़े हैं। तो एक जोड़े के अंदर जहां 2 गुणसूत्र होते हैं, अब यहाँ कितने हो गए 3, एक जैसे 3 गुणसूत्र हो गए, ट्राइसोमी। और ये सबसे सामान्य अवस्था रहती है, ट्राइसोमी सारे एन्यूप्लॉइडी में सबसे सामान्य होती है। कमी वाले वैसे भी कमी मिलेंगे, वृद्धि वाले मिलते हैं, और वृद्धि में भी सबसे मेन ट्राइसोमी। मैंने मानव में ही आपको इसके कई उदाहरण पिछले चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाए, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम 18वां गुणसूत्र 13वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाए, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम इसको बोलते हैं XXY, ठीक है, और सुपर फीमेल, सुपर मेल, XYY, XXX, ये सब ट्राइसोमी, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक गुणसूत्र बड़ा ट्राइसोमी, ठीक है, एक वाली स्थिति। अब 2 बड़े मान लो, अगर 2 बड़े तो 2 स्थिति हुई कि जो 2 बढ़ रहे हैं वो दोनों समजात बढ़ रहे हैं या असमजात बढ़ रहे हैं। अगर दोनों असमजात बढ़ रहे, देखिए एक होता है डबल ट्राइसोमी, इसमें 2 असमजात गुणसूत्रों में वृद्धि, जैसे वो डायग्राम देखिए, वही 3 जोड़े दिए, एक इसमें बढ़ गया और एक इसमें, इन 2 में एक एक बढ़ गया, तो 2 गुणसूत्र एक्स्ट्रा है लेकिन असमजात, एक इसमें और एक इसमें आया, तो इसको कहते हैं डबल ट्राइसोमी। 2n+1+1 लिखेंगे। +1+1 का मतलब है कि अलग अलग जोड़ों में एक एक गुणसूत्र बढ़ गया, ठीक है, ये डबल ट्राइसोमी बहुत रेयरली होती है। और अगर 2 बढ़ रहे हैं और दोनों समजात बढ़े तो उसको टेट्रासोमी कहेंगे, उसको 2n+2 कहते हैं। इसमें 2 समजात गुणसूत्रों की वृद्धि, जैसे ये देखो वही 3 जोड़े, अब इसी के अंदर 2 बढ़ गए, ये 4 हो गए एक साथ, और ये तो 2 वापस वैसे ही। तो यहाँ जो ये 2 एक्स्ट्रा बढ़े, ये दोनों समजात ही बढ़े, तो एक गुणसूत्र बढ़ रहा है ट्राइसोमी, 2 बढ़ रहे हैं, दोनों समजात बढ़ रहे हैं तो टेट्रासोमी, असमजात बढ़ रहे हैं तो डबल ट्राइसोमी, उसको 2n+2 लिखेंगे, इसको 2n+1+1 लिखेंगे, और ट्राइसोमी 2n+1 होता है, और ट्राइसोमी ही सबसे ज्यादा मिलेगी, मानव के कई उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हाइपर एन्यूप्लॉइडी, जिसमें गुणसूत्र बढ़ रहे हैं। बढ़ने में हमने 2 एक स्थिति ली, एक बढ़े या 2 बढ़े, एक बढ़े तो ट्राइसोमी, 2 बढ़े, समजात बढ़े तो टेट्रासोमी, असमजात बढ़े तो डबल ट्राइसोमी। ठीक ऐसे ही कम भी होते हैं, अगर कम हो गए एक या कुछ गुणसूत्रों की कमी तो ये हो जाएगी हाइपो एन्यूप्लॉइडी, कम हो गए। अब कम होने में भी एक कम हो या 2 कम हो, एक कम होंगे एक गुणसूत्र की कमी तो इसको मोनोसोमी कहते हैं, 2n-1, ठीक है। ट्राइसोमी की तुलना में कम मिलती है, जैसे ये 3 जोड़े सेट थे, 3 जोड़े, एक कम हो गया, देखो यहाँ पर इस जगह पर, तो ये मोनोसोमी। एक उदाहरण हमने पढ़ा है टर्नर सिंड्रोम का X0,
मानव का एक उदाहरण है मोनोसोमी का। बाकी ट्राइसोमी ज्यादा मिलती है, मोनोसोमी गुणसूत्र कम होने में कई बार जीव सरवाइव नहीं करता, इसलिए ज्यादा नहीं मिलते। एक गुणसूत्र की कमी मोनोसोमी। अब मान लो दो गुणसूत्र कम हो, दो कम होंगे तो फिर दो स्थिति है कि या तो असमजात कम हो या समजात कम हो। अब देखिए, अगर दो असमजात गुणसूत्रों की कमी हो रही है तो डबल मोनोसोमी -1 बिल्कुल उसके जैसे ही है। वो डबल ट्राइसोमी था, डबल मोनोसोमी। जैसे 3 जोड़े तो इन दोनों में से एक एक कम हो गया, तो 2 कम हुए लेकिन असमजात वाले, डबल मोनोसोमी -1 और 2 समजात गुणसूत्रों की कमी हो गई तो इसे नलीसोमी कहेंगे, 2n-2। जैसे ये 3 जोड़े थे, पूरा का पूरा यहाँ पर जो है एक गुणसूत्र का जोड़ा ही कम हो गया, बस ये 2 ही बचे। ठीक है, हमने एन्यूप्लॉइडी में गुणसूत्रों की वृद्धि और कमी दोनों पढ़ा। जब वृद्धि होती है तो एक गुणसूत्र बढ़ सकता है, 2 बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा मुश्किल से मिलेगा। एक बढ़ता है ट्राइसोमी, जब 2 बढ़ते हैं और वो असमजात बढ़ते हैं तो डबल ट्राइसोमी, और समजात बढ़ते हैं तो टेट्रासोमी। ट्राइसोमी को 2n+1 से लिखेंगे, डबल ट्राइसोमी को 2n+1+1 और टेट्रासोमी को 2n+2 लिखेंगे। फिर अगर कमी होती है तो उसको हाइपोएन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एक की कमी मोनोसोमी 2n-1, 2 कम होते हैं और वो असमजात कम होते हैं तो 2n-1 डबल मोनोसोमी, और 2 समजात कम होते हैं तो नलीसोमी 2n-2 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे एन्यूप्लॉइडी के प्रकार हो गए। तो कुल मिलाकर आप देखिए, ये जो मैंने आज आपको बताया अभी तक का गुणसूत्री म्यूटेशन शुरू किया हमने, और गुणसूत्री म्यूटेशन में भी हमने 2 भाग किए थे, संख्यात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, और हमने अभी पढ़े हैं संख्यात्मक परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तन हेट्रोप्लॉइडी था, जिसके अंदर 2 भाग हैं, पूरे सेट की संख्या बदले तो यूप्लॉइडी, और 1-2 गुणसूत्र कम ज्यादा हो तो एन्यूप्लॉइडी। मैंने आपको यूप्लॉइडी भी पढ़ाई और एन्यूप्लॉइडी भी पढ़ाई। यूप्लॉइडी के अंदर फिर 3 प्रकार है, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, और एन्यूप्लॉइडी में हाइपर एन्यूप्लॉइडी और हाइपो एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी। तो ये जो आज हमने पूरी चीज अभी तक पढ़ी वो थी गुणसूत्र की संख्यात्मक परिवर्तन। तो गुणसूत्र म्यूटेशन का एक बड़ा भाग हमने पढ़ा। अब इसके बाद गुणसूत्र के संरचनात्मक परिवर्तन और फिर उसके बाद जीन म्यूटेशन, हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।